चुनाव जीतने के बाद चुनाव घोषणा पत्र में कही गई बातों को हम जुमला कह के खारिज नहीं करते अध्यक्ष महोदय, बल्कि मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र, हम सरकार के मंत्रीगण यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के मोबाइल डिवाइस में उपलब्ध है और हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान की तरह हम उसको देखते रहते हैं कि कौन सी चीज कहां खड़ी है, क्या काम हमारा कहां खड़ा है, किस वादे पे हम शुरू कर चुके हैं, किसको पूरा कर चुके हैं, किससे अभी कहां खड़े। और हम इन वादों को इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ये हमने दूसरों से नहीं किए, औरों से नहीं किए, बल्कि ये हमने खुद से किए हैं कि हमको ये करना है जाके। तो हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, हम अपने लिए इन वादों को याद रखते हैं कि हम यहां आए क्यों हैं, हम इस सत्ता में बैठे तो किस लिए बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरकार चुनाव के समय किए गए अपने वादों पर तेजी से काम कर रही है और आज दिल्ली के 90% घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घर आने वाले बिजली के बिल आधे हो चुके हैं। 10 लाख परिवारों को पानी मुफ्त में मिल रहा है और दिलचस्प बात यह है कि लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर उसमें शामिल होकर पानी की बचत भी कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करते हुए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है। भ्रष्टाचार के किसी कृत्य को, उसमें चाहे कितने ही ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति शामिल हो, मंत्री शामिल हो, सरकार कार्रवाई करने में देर नहीं लगाती। यह सरकार ने साबित किया है। सरकार ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिए व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। आज ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ई लाइसेंसिंग, ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस एडमिशन, ये तमाम सुविधाएं पहली बार व्यवहारिक रूप में सामने आई हैं, लोगों को उपलब्ध हुई हैं। दिल्ली जन लोकपाल बिल विधेयक इस सदन से पारित किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी का लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने की दिल्ली सरकार की कोशिशों में केंद्र सरकार द्वारा लगातार अड़ंगा डाले जाने के बावजूद व्यवस्था की खामियों और कमजोरियों को दुरुस्त करने, राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने, फिजूल खर्ची रोकने और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में हम कई जगह सफल रहे हैं। पिछले 1 साल के इस तमाम अनुभव को अगर मैं 2 लाइनों में समेटूं तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। ईमानदारी से काम करने, जनता के पैसे की चोरी और बर्बादी रोकने से जो रिसोर्सेज बच रहे हैं या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल वेलफेयर में हो रहा है। लोगों को आज, गरीब लोगों को सबको दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, मुफ्त पानी मिल रहा है, आधे दाम पर बिजली मिल रही है, किसानों को रिकॉर्ड मुआवजा मिल रहा है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रही है कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार स्थापित की जाए। ईमानदारी से सरकार चलने में कई बाधाएं हैं। दिल्ली में बिजली घोटाला हुआ, उसकी फाइल एसीबी के पास में है, एसीबी पे कंट्रोल कर लिया गया। डिस्कॉम का घोटाला हुआ, पूरे एसीबी पे इसीलिए कंट्रोल किया गया कि यह सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है उसको काम ना करने दिया जाए और जनता का जो पैसा बच सकता है, जनता के पैसे का सदुपयोग हो सकता है, उसको किसी तरह से रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों का विस्तार से वर्णन करने के पहले मैं सरकार की एक साहसिक ऑड-इवन योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली की जनता के इस प्रयोग की सराहना हो रही है, पूरी जगह तारीफ हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक फॉर्च्यून मैगजीन ने ऑड-इवन योजना की शानदार सफलता से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री को दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शामिल किया है। इस सदन को इस बात पे भी गर्व होगा, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को इस बात पर भी गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ऑड-इवन में दिल्ली की जनता की पूरी भागीदारी का मैं इस सदन की ओर से अभिवादन करता हूं और ऑड-इवन की सफलता प्रमाण है कि जनता की भागीदारी से प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने के तुरंत बाद दिए गए पहले ही भाषण में जनता की भागीदारी को लेकर उन्होंने जो कहा था कि आज दिल्ली का प्रत्येक नागरिक मुख्यमंत्री बना है, वो वाक्य उनका आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक वाक्य है और उसी के आधार पर ये ऑडविन जैसी योजनाएं जनता की भागीदारी से सफल हो पा रही हैं। मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई हैं। हमारा लक्ष्य है ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ पूरी दिल्ली का हर तबके का विकास। दिल्ली के किसी एक हिस्से या कुछ खास लोगों के लिए दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया जाना नहीं चाहिए। हमारे लिए स्मार्ट सिटी का मतलब है दिल्ली के एक एक व्यक्ति के लिए बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, साफ सफाई और रोजगार के बेहतर अवसरों वाला शहर। स्मार्ट सिटी सिर्फ वही शहर हो सकता है जहां सरकार के फैसलों में ईमानदारी हो। स्मार्ट सिटी वही शहर हो सकता है जहां लोगों की भागीदारी हो और व्यवस्था हर आदमी को बराबर का सम्मान देकर चलती हो। अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में वर्तमान मूल्यों के आधार पर दिल्ली का जीएसडीपी बढ़कर 5,58,745 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, जो 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपए था। अर्थात जीएसडीपी में 13% की वृद्धि हो रही है। यह अनुमान अगर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए दिल्ली के जीएसडीपी के अनुमानों की नई श्रृंखला पर आधारित किए गए हैं। स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी में 2015-16 में 8.34% बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर यानी कि 7.6% से काफी अधिक है। 8.34 राष्ट्रीय स्तर के जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2011-12 में 3.93% था, जो 15-16 में बढ़कर 4.02% हो गया है। जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43% होती है। दिल्ली के जीएसडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, जो कि 82.3% है, जबकि 15.5% योगदान के साथ माध्यमिक क्षेत्र यानी औद्योगिक निर्माण वगैरह हैं और प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर आदि 2.2% पर हैं। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2015-16 में बढ़कर 2,80,142 रुपए हो जाने की संभावना है। 2,80,142, जो 2014-15 में 2,52,011 रुपए थी। अर्थात दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में करीब 11% की वृद्धि हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में बढ़कर 93,231 रुपए हो गई, जो 14-15 में 86,869 रुपए थी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। यह हमारे लिए अच्छा संकेत है। मैं थोड़ी सी बात मूल्यों की स्थिति पर भी करना चाहूंगा। हमारी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण निगरानी रख रही है और बाजार के उतार चढ़ाव के समय पर सक्रिय कार्रवाई करती है। उचित समय पर बाजार में हस्तक्षेप भी करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई को लेके और बजट और दिल्ली की विधानसभा महंगाई को रोकने में क्या भूमिका निभा सकती है दिल्ली की सरकार, तो मैं आपके सदन के समक्ष डेटा रखना चाहता हूं कि 2015 के दौरान दिल्ली में मुद्रास्फीति की दर सबसे कम यानी 4.9% रही, जो चेन्नई में इस दौरान 7.8 थी, मुंबई में 7.4 थी और नेशनल पे 5.7 थी। दिल्ली में ये 4.9 थी। तो सरकार के हस्तक्षेप की वजह से, सरकार के निगरानी की वजह से और यथासमय सक्रिय कार्रवाई की वजह से आज हम दिल्ली देश में सबसे निचले स्तर पर मुद्रास्फीति की दर पर खड़ी हुई है। ये एक दिल्ली वालों के लिए एक सुखद स्थिति है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम बजट पेश कर रहे होंगे तो इस डेटा को और नीचे लाके रखेंगे। हमने वैश्विक आर्थिक मंदी, अब मैं वित्तीय स्थिति जो सरकार की है, दिल्ली की है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। हमने वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद अपनी वित्तीय स्थिति स्ट्रांग की है। हमने अपनी आय के संसाधनों में लीकेज पर नियंत्रण किया है, अपना राजस्व बढ़ाया है और अतिरिक्त संसाधन जुटाकर
आर्थिक मंदी पर काबू पाया है। हमने चालू वर्ष में कर राजस्व में 17% वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जो 2014-15 के दौरान मात्र 2.64% थी। 2.64% से 17% की वृद्धि हो रही है, बड़ी बात है। राज्य आबकारी के मामले में, एक्साइज के मामले में हम 2015-16 में 31% की बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं, जबकि 14-15 में यह मात्र 8.60% थी। वैट में हम इस तरह से 2.64 से 17% पहुंच रहे हैं और एक्साइज में 8.60 से 31% पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार स्टैंप पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत इस वर्ष 21% बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 4.3% नेगेटिव इंक्रीज था। हमारा कर जीएसडीपी अनुपात जो 2014-15 में 5.4% था, वो 2015 में बढ़कर 5.6% हो जाने का अनुमान है। मैं यहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार कही जा चुकी एक बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, सरकारों के पास में नीयत की कमी होती है। नीयत ठीक हो तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, जनता टैक्स भी आगे बढ़ के देती है। इसीलिए आज हम राजस्व में 17%, एक्साइज में 31% और स्टैंप ड्यूटी में 21% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी के साथ बैठे हुए हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की वजह से, एक ईमानदार सरकार की वजह से संभव हो पा रही है इतनी वृद्धि। अध्यक्ष जी, बजट में चालू वर्ष का हमारा गैर योजना व्यय 22,129 करोड़ रुपए और निर्धारित और अनुमोदित किया गया था। मैं हर्ष के साथ सदन को सूचित करता हूं कि चालू वित्त वर्ष में उत्तर और पूर्वी निगम को 551 करोड़ रुपए के अनपेक्षित ऋण देने, जो गैर योजना व्यय के मूल अनुमानों का हिस्सा नहीं थे, के बावजूद हम अपना कुल गैर योजना व्यय 21,565 करोड़ रुपए स्तर तक सीमित रखने में कामयाब रहे हैं। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि सरकार ने जनता के पैसे का किफायत से इस्तेमाल किया। योजना परिव्यय जो बजट में 19,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, उसको 2015-16 के संशोधित अनुमानों में 16,400 करोड़ रुपए के स्तर पर सीमित करने का प्रस्ताव है। 2015-16 में संशोधित योजना व्यय 16,400 करोड़ रुपए, 2014-15 के योजना व्यय 13,980 करोड़ रुपए की तुलना में 17% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा समग्र संशोधित बजट 37,965 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रुपए का हमने इस सदन के समक्ष रखा था। अध्यक्ष महोदय, 2015-16 के लिए पूरक मांग हमारी संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 1420 करोड़ रुपए की पूरक मांग अपेक्षित होगी, अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की अपील करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2016-17 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों पर अपनी रोशनी रखना चाहूंगा। वर्ष 2016-17 के लिए कुल बजट अनुमान 46,600 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें 20,600 करोड़ रुपए योजना और 26,000 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के रूप में शामिल हैं। मैंने आपके समक्ष शुरू में कहा था कि प्लान और नॉन प्लान ये सब जनता के बीच सिंक नहीं होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी, केंद्र सरकार बहुत जल्द इस समय इस बारे में निर्णय भी लेंगे और देश में एक ऐसी परिपाटी लागू करने की व्यवस्था करेंगे ताकि बजट की जो भाषाएं हैं, बजट के जो डिविजन्स हैं, सांचे हैं, और जनता, आम जनता भी उनको ठीक से समझ सके। और मैं यहां इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी ऐसी पहल होगी, दिल्ली सरकार उसमें सबसे प्रथम आगे आके उसको पहल को स्वीकार करेगी। पर फिर भी अभी मैं आपके सामने जो बजट प्रस्तुत कर रहा हूं वो प्लान और नॉन प्लान के हिसाब से मैंने कहा कि 46,600 करोड़ रुपए का टोटल, जिसमें से 20,600 करोड़ रुपए योजना व्यय और 26,000 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के रूप में शामिल हैं। 46,600 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के लिए 36,525 करोड़ रुपए राजस्व से, 996 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 381 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 3,117 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 1,400 करोड़ रुपए केंद्रीय बिक्री कर वैट के बदले जो क्षतिपूर्ति मिलती है उससे, 1,300 करोड़ रुपए केंद्र की प्रायोजित स्कीम से, सेंट्रल स्कीम से, 413 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता से और 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से और 432 करोड़ रुपए भारत सरकार के अन्य अनुदानों के जरिए जुटाई जाएगी। यहां मैं एक बार फिर से इस सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं
कि दिल्ली के लोग 1,30,000 करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, और उस 1,30,000 करोड़ के टैक्स में से जब दिल्ली की जनता का शेयर मिलने की बारी आती है तो वो पिछले 17-18 साल से 325 करोड़ पे अटका हुआ है। दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि वहां 325 करोड़ रुपए पे वहां की सुई अटक गई है? देश की राजधानी का विकास मात्र 325 करोड़ रुपए के शेयर के आधार पे, जो लोग 1,30,000 करोड़ रुपए का लगभग टैक्स सेंटर को दे रहे हैं। 42% शेयर बढ़ाने की सब जगह बात हुई, 32% से 42, दिल्ली को उसमें कुछ नहीं बढ़ा। मेरी वित्त मंत्रालय के कुछ सोर्सेज से बात हुई तो मुझे बताया गया कि 1,000 करोड़ रुपए इस बार करने का प्रस्ताव था, लेकिन जो अड़ंगा डालने की राजनीति है उसके चक्कर में उसको रोक दिया गया और वापस 325 करोड़ रुपए कहा गया, क्योंकि हमारे सरकार ने जो कुछ घोटाले हुए जिसमें क्रिकेट की बात शामिल थी उसके वजह से, क्योंकि डिफेमेशन केस और उन सब के चक्कर में वो 1,000 करोड़ रुपए। फिर भी मैं अध्यक्ष महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो 46,600 करोड़ रुपए हैं, इनमें से 95% जो मैंने आपके सामने अभी डिवीजन रखा, 95% दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार के लिए अपने रिसोर्सेज से दे रही है। केवल 5% जिसमें मैंने रखा 1,300 करोड़ रुपए सेंट्रल स्कीम्स, 413 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता, 325 करोड़ रुपए केंद्र कर में हिस्सेदारी और 432 करोड़ रुपए भारत सरकार से अन्य अनुदानों के, कुल मिला के 5% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। 95% दिल्ली के अपने रिसोर्सेज से हम लोग ये सब काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में 46,600 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय में स्थानीय निकायों के लिए, एमसीडीज के लिए 6,919 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कि 15-16 के बजट अनुमान में यह राशि 5,908 करोड़ रुपए थी और संशोधित अनुमान में 5,999 करोड़ रुपए थी, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए इस बार दिल्ली नगर निगम को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि दिल्ली नगर निगम के साथी ये ध्यान रखते हुए कि ये दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, उसमें इसको इधर उधर गंवाने में, उसमें फिजूल खर्ची करने में, उसमें बेईमानी करने से बाज आके जो सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, टीचर्स की सैलरी नहीं मिलती है, सही जगह उसका इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर रोशनी सदन के समक्ष डालना चाहता हूं। वैसे तो सरकार के सारे कार्यक्रमों को अगर एक सूत्र में लगाएं तो हमारी एक ही फिलॉसफी है कि ये है, यदि हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। ये हमारी सारी फिलॉसफी इस पे है कि जो हो तो सबके लिए हो, कुछ विशेष वर्ग के लिए, कुछ खास लोगों के लिए स्कूल बना दो, कुछ खास लोगों के लिए कॉलेज बना दो, कुछ खास लोगों के लिए यूटिलिटीज बना दो, नहीं, जब बने तो सबके लिए बने, सबके लिए उपलब्ध हो। मॉडल वही होना चाहिए, चाहे आपके सामने रास्ता उस तरह का होना चाहिए। हमारा सारा मॉडल जो प्रमुख कार्यक्रमों का है उसी पर आधारित है। और एक बड़ा मशहूर कोटेशन है कि अमेरिकी राजस्व मंत्री हैं अभी जैकब ल्यू, मैं उनको पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है, द बजट इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स बट इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। तो क्या एस्पिरेशंस हैं और क्या वैल्यूज हैं और क्या नीड्स हैं, मैं अपने कार्यक्रमों के रूप में, प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में उनका जिक्र करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने प्रशासन को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाने के लिए तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रिफॉर्म्स किए हैं। पारदर्शी और समय पर सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू की गई है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके तहत विभिन्न तरह के सरकारी सेवाओं जैसे कि सर्टिफिकेट बनवाने, घर बैठे ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेने, अभी तक एप्लीकेशन तो होती थी कि आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करें, लेकिन आप रात को 2 बजे अप्लाई करें और कभी भी किसी भी समय आप डाउनलोड भी कर लें सर्टिफिकेट और आपको दफ्तर में जाना ही ना पड़े। यह सुविधा पहली बार इस तरह की दिल्ली में लागू हुई है। लाइसेंस लेना, इवेंट आयोजन करने के लिए आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आपको दिल्ली में कोई कल्चरल फेस्टिवल या कोई और इवेंट आयोजित करनी है और उसके लिए अप्लाई करना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम परमिशन के लिए, इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई और जो लोग हैं उसमें लगे हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी आसान हो गई। दस्तावेजों की जालसाजी रोकने में मदद मिली
और इसको आसान बनाने के लिए जो बड़े फैसले सरकार ने लिए, उनमें सबसे बड़ा फैसला है कि 200 तरह के एफिडेविट्स अध्यक्ष महोदय सरकार ने समाप्त कर दिए, जिनकी वजह से लोगों को धक्के खाने पड़ते थे। एफिडेविट बनवाने के लिए, एफिडेविट जमा करवाने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकार ने दिसंबर 2015 से सरकारी कार्यालयों में जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों के अटेस्टेशन की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। सार्वजनिक सेवाओं को का लाभ उठाने की प्रक्रिया को इस तरह से हमने सरल बनाया है। किसी भी स्मार्ट सरकार के लिए वाईफाई नेटवर्क, इसकी बड़ी चर्चा होती है। वाईफाई नेटवर्क पूछा जाता है, वाईफाई कहां गया? वाईफाई यहां आ रहा है। किसी भी स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए वाईफाई नेटवर्क एक महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधा है। सरकार सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रही है। सरकार ने अब तक बसों में वाईफाई, बुराड़ी में आउटडोर वाईफाई और एनडीएमसी में वाईफाई के मॉडल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन मॉडलों से प्राप्त अनुभवों और जानकारी के आधार पर सरकार दिल्ली के आम नागरिकों को उत्तम कोटि का ऐसा वाईफाई ढांचा उपलब्ध कराएगी जिसमें सरकारी खजाने पर लागत कम से कम आए। शासन प्रक्रिया में स्वराज लाने के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वराज निधि पिछली बार शुरू की थी और इसको हमने 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर सफलतापूर्वक चलाया था। मोहल्ला सभाओं के जरिए जगह जगह स्थानीय स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वहां से जो कार्यों की अनुशंसा जनता ने की, उनको अब सरकार कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016 में मैंने कहा कि पिछले साल हमने 11 विधानसभा क्षेत्रों में किया था। 2016-17 में इस कार्यक्रम का विस्तार सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। सरकार के स्वराज विजन के अनुरूप प्रत्येक मोहल्ले को स्थानीय स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन के लिए धन दिया जाएगा और मैं स्वराज निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 350 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूं। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है स्वराज की दिशा में। मैंने पिछली दफा भी कहा था, आदरणीय गांधी जी, बापू जी का फोटो यहां पे लगा हुआ है और उनका ब्रह्म वाक्य इसी में था कि स्वराज कहां है, तो जनता यहां भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा था कि इस देश को, उन्होंने पूरे राष्ट्र के संबंध में कहा था अध्यक्ष महोदय, कि इस देश को चंद गांव सरकार में बैठे हुए चंद लोग नहीं चला सकते, इसे तो 4 लाख गांवों द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो आज हम दिल्ली के समक्ष ये ढांचा रख रहे हैं कि इसको सरकार में बैठे हुए 6 मंत्री नहीं चला सकते, बल्कि इसको तो दिल्ली की 3000 मोहल्ला सभाओं द्वारा चलाया जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत पिछली बार हमने प्रायोगिक तौर पे की थी, इसकी शुरुआत इस वर्ष वित्त वर्ष से हम पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है और इसको यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्वराज की अवधारणा सिर्फ इससे नहीं है कि हम मोहल्ला सभा करा के, मोहल्ला सभा निधि के हिसाब से, स्वराज निधि के हिसाब से कुछ मीटिंग्स करा के बजट बना लें, बल्कि उसकी पूरी अवधारणा, और हम में से अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे, जो अरविंद जी की, चीफ मिनिस्टर साहब की किताब है स्वराज, उसमें से निकल के आ रही है। क्योंकि उन्होंने पूरे देश का, पूरे व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उसका एक ढांचा भी तैयार किया है। मैं सबसे अनुरोध भी करूंगा कि एक बार उसको भी देखें जब हम स्वराज बजट और इन सब पे चलें, मोहल्ला सभाओं पे चलें। सदन के साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि मोहल्ला सभा बुलाने से पहले और इस 300-350 करोड़ की निधि का इस्तेमाल करने से पहले विपक्ष के साथियों से अनुरोध रहेगा कि एक बार उसको जरूर नजर में डालें, ताकि उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें वहां से भी गाइडेंस मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, ई राशन कार्ड सेवाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन ही राशन कार्ड प्राप्त करने की सुविधा का लाभ 5,57,000 राशन कार्ड धारकों ने उठाया है। दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पसंद की उचित दुकान से राशन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। अभी तक राशन चोरी एक तरह से दादागिरी की तरह से थी। आपको राशन कार्ड है आपके पास, मैं दुकानदार हूं, आपकी मजबूरी है, मेरे से लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। हमने विकल्प दिया है, जिसके पास, गरीब के पास में राशन कार्ड है, वो राशन लेना चाहता है और उसको मालूम है कि ये वाला दुकानदार ठीक से राशन नहीं देता, कुछ बेईमानी करता है, पोर्टेबिलिटी है, दूसरी दुकान पे जा सकता है, वो उसके पास में अब ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से जो दुकानदार चोरी करेगा उसके पास कोई नहीं आएगा, और जो ईमानदारी से देगा सारे के सारे इलाके के राशन कार्ड धारक उसके पास चले जाएंगे। और वो जो बेईमानी करने वाले लोग हैं वो भी फोर्स होंगे ईमानदारी से काम करने के लिए। तो धीरे धीरे अभी इसको दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर लिया गया है। आने वाले समय में पूरी दिल्ली में हम इसको लागू करने की योजना रखते हैं।
40 उचित दर दुकानों पर एफपीएस पर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की स्थापना के लिए पायलट योजना शुरू की जा चुकी है, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान के बाद राशन जारी किया जाता है। इस प्रणाली का विस्तार 6 महीने के अंदर 2400 एफपीएस में किया जाएगा, ताकि अनाज का वितरण सही ढंग से पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सभी भुगतान आधार से जोड़कर वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तो तैयारी कर ली है, जैसे ही संसद से इसकी मंजूरी मिलेगी, दिल्ली सरकार इसको सबसे पहले लागू कर देगी। हमारी पूरी तैयारी है इसके लिए। दिल्ली में नागरिकों, विशेषकर निर्धन और उपेक्षित वर्गों जैसे रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों आदि के लिए, जिनके लिए समुचित भोजन प्राप्त करना कठिन है, उनको पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रही है। क्योंकि पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की हाइजीन प्रॉब्लम भी है। लोग कहीं भी किसी भी तरह का उपलब्ध खाना जैसा भी जिनको उपलब्ध होता है, और ये मेहनतकश लोग खास तौर से जो गली गुरबों में मेहनत करते हैं, उनको किस वक्त कहाँ कैसा खाना मिलेगा, ये बहुत अचानक हमने नसीब पे छोड़ा हुआ है, हमारे समाज ने नसीब पे छोड़ा हुआ है। सरकार वहां दखल देके आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव रखती है, गरीब आदमी, आम आदमी वहां भोजन कर सके। इन कैंटीनों की कार्यप्रणाली पर, और कई राज्यों में जहां हम कुछ पहल कर रहे हैं, वहां हम पहल कर रहे हैं, जहां हम कई राज्यों से, दुनिया से अच्छा सीख रहे हैं, वहां हम उनको भी श्रेय देते हैं। कई राज्यों में इसका इस्तेमाल हुआ है और वहां सफलतापूर्वक वहां जो जनता है उसको इसका फायदा मिल रहा है। तो इन कैंटीनों की कार्यप्रणाली पर निगरानी और समन्वय के लिए दिल्ली सरकार में एक ब्यूरो ऑफ अफोर्डेबल मील्स की स्थापना की गई है, और आम आदमी कैंटीन के लिए आगामी वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में, क्योंकि ये एक तरह से हमारे गवर्नेंस के सुधार और जनता की सरकार, ईमानदार व्यवस्था का एक खाका था, जिसमें हम मोटे मोटे तौर पे चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोर इश्यूज में, जैसा हमेशा हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार के कोर इश्यूज में शिक्षा और स्वास्थ्य रहे हैं। पिछले 1 साल में ये बात कई बार प्रूफ भी हुई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से हैं। मैंने पिछले वर्ष का बजट पेश करते हुए भी कहा था कि जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, ठीक से कदम, जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से कदम रखे बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसकी समृद्धि और खुशहाली अंततः खोखली साबित होती है। यह मैंने पिछली बार कहा था। सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगने वाले धन को खर्च के रूप में नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों की खुशहाली के लिए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछले 1 वर्ष के अनुभव के आधार पर अध्यक्ष महोदय, मैं जोड़ना चाहूंगा यहां पर कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण की नहीं, प्रबंधन की आवश्यकता है। हमारी और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे ढांचे बने हुए हैं, ये शिक्षा पे नियंत्रण करने के बने हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाएगा, वीसीज क्या करेंगे, स्कूल्स में अध्यापक क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हफ्ते हफ्ते भर में कैसे रिपोर्ट देंगे, ये सब बड़ा नियंत्रित ढांचा है। इसको हम रिलीज कर रहे हैं। टीचर्स में एनर्जी है, उसको हमने कायदे कानूनों में, उनको हमने सरकारी ऑर्डर्स में कैप्चर करके, कैद करके रखा हुआ है। तो हम उसको एकदम रिलीज कर रहे हैं, ताकि जो हम पूरी ध्यान रखें सरकारें कि जब टीचर्स लेके आए तो योग्य से योग्य लेके आए। लेकिन एक बार आपने योग्य अध्यापक ले लिया, चाहे यूनिवर्सिटी में ले लिया, वीसी बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, विषय का अध्यापक बना दिया, फिर उसकी काबिलियत पे भरोसा रखिए, उसकी योग्यता का सम्मान करते हुए उसको सम्मान दीजिए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हम पूरी जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, हम इसी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। और हमारी सरकार शिक्षा को 3 हिस्सों में बांट के देखती है। पहला हिस्सा है शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा है पर्याप्त संख्या में योग्य और एनर्जेटिक टीचर्स की टीम खड़ी करना। और तीसरा है इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए इन अध्यापकों के जरिए, जो योग्य अध्यापक हों, एनर्जेटिक अध्यापक हों, उनके जरिए छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम देना, ऐसा सिलेबस देना, ताकि वो एक्सीलेंट प्रोफेशनल तो बने ही, जिम्मेदार नागरिक और अच्छे इंसान भी बने। तो ये 3 फोल्ड हमारी स्ट्रेटेजी एजुकेशन को लेकर है। पिछले 1 साल में हमने इन तीनों पहलुओं पर काम किया है, लेकिन फिर भी हमारा 1 साल का जो फोकस रहा, अगर मैं कहूं इन तीनों में से, तो पहले हिस्से पर रहा, यानी बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर रहा। और 1 साल में जो काम किया उसकी बदौलत आज दिल्ली में
आज की स्थिति में 21 नए स्कूल भवन बनके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जो इस सेशन में शुरू हो जाएंगे। और अगर इनमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं कितनी शिफ्ट लग सकती हैं, कहां कितनी शिफ्ट लग सकती हैं, अगर 21 बिल्डिंग्स को हम दोहरी शिफ्ट में चलाने शुरू कर दें तो 42 स्कूल का ढांचा अगले साल से हमारे साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में जगह जगह जहां जहां बच्चों की संख्या ज्यादा थी, जहां जहां हमारे पास स्पेस उपलब्ध था, 8000 क्लासरूम्स, 8000 नए रूम्स बन रहे हैं और संभवतः जुलाई के महीने से हम इन क्लासरूम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 8000 क्लासरूम्स को अगर मोटे तौर पे देखें, 30-40 कमरे स्कूल में होते हैं, 50 तक भी सब लैब्स और सब के मान लें, 200 स्कूल्स के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम जुलाई के महीने से और जोड़ देंगे इन 21 स्कूल्स के अलावा। और 200 और ये अधिकतर रूम्स जो बन रहे हैं ऐसी जगह बन रहे हैं जहां डबल शिफ्ट चल रही है, जहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से टोटलिटी में देखें अध्यक्ष महोदय, तो कमरों के उपलब्धता, 8000 कमरों की उपलब्धता बढ़ते ही 200 स्कूल के बराबर, यानी 2 शिफ्ट में देखेंगे तो 400 स्कूल के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनसे, और 21 बिल्डिंग्स नई यानी कि 42, पहले ही साल में 442 नए स्कूलों का बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एजुकेशन के सिस्टम में जोड़ रहे हैं और ये बड़ा योगदान है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पिछले साल सदन की अनुमति से सदन के समक्ष हमने शिक्षा का बजट दोगुना किया और जिसको सबने यहां सहर्ष स्वीकार किया। अगले वित्त वर्ष में शिक्षा संबंधी बजट प्रस्तावों पर आने से पहले एक सदन के समक्ष मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज पिछले 1 साल से काम करते हुए दिल्ली के हर एक सरकारी स्कूल में आपको साफ सफाई अच्छी मिलेगी, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। सारे टॉयलेट ठीक करा दिए गए हैं, बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं, सभी स्कूलों में पीने के पानी के इंतजाम हो चुके हैं और सभी क्लासेस में नए ग्रीन बोर्ड लगा दिए गए। वैसे प्रचलित भाषा में उनको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, लेकिन आजकल ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड पे लिखने का चलन है। तो सभी क्लासरूम्स में जहां दिखता भी नहीं था क्या चौक से लिख रहे हैं, पेंटिंग है कि डेंटिंग है, समझ नहीं आता था, सभी क्लासरूम्स में जा जाके बोर्ड लगा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद स्कूल्स में जा जाके करीब पिछले 1 साल में, जब से हम सरकार में आए हैं, मैंने खुद 100 सरकारी स्कूलों का करीब निरीक्षण किया है और मैं कह सकता हूं कि काफी सुधार हुआ है स्कूलों की स्थिति में, सरकारी स्कूलों की स्थिति में। एक और बड़ा कदम हमने उठाया है कि अध्यापक और प्रधानाचार्य इनके जिम्मे पढ़ाने का काम रहे। अब एक व्यक्ति जिसको मैं चाहता हूं कि वो 1,500 बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखे, अचानक उसका पूरा फोकस इस पर रहता है कि टॉयलेट में पाइप फटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, जल बोर्ड वाले सुन नहीं रहे। प्रिंसिपल का काम यह देखना है कि जो 1,500 बच्चे और 50-100 टीचर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका समन्वय ठीक रहे, पढ़ाई का समन्वय ठीक रहे। इसीलिए सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है कि अध्यापकों को भी हम लगाए रहते हैं जनगणना में और फैमिली रजिस्टर भरने में, तो पहली बार हमने एकदम हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए ऑर्डर किए कि कोई टीचर जनगणना या फैमिली रजिस्टर के काम में नहीं भेजा जाएगा। मुश्किल कदम था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उप मुख्यमंत्री होने के नाते देखें तो ये एक मुश्किल कदम था, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली रजिस्टर भरवाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद हमने एक कड़ा निर्णय लिया कि कम से कम अध्यापकों को इस काम में नहीं भेजा जाएगा। अध्यापकों का जो टैलेंट है, बच्चे खुश होंगे इस बात से, उनके टीचर्स बहुत गायब रहते थे मतगणना के काम में, आज इस सदन में उपस्थित हैं बच्चे भी इस बात को सुनने के लिए। दूसरा काम हमने इसमें किया है कि स्कूल बिल्डिंग और जो सुविधाएं हैं, जो प्रिंसिपल्स के जिम्मे रहती थी देखने का काम, देश में पहली बार, आज तक किसी भी सरकारी स्कूल में देश में नहीं है, हमने स्कूल्स में एस्टेट मैनेजर नियुक्त किए हैं। हर एक स्कूल की बिल्डिंग का एक एस्टेट मैनेजर है। यह एस्टेट मैनेजर रोजाना अपने अपने स्कूल में साफ सफाई, पानी, टॉयलेट की स्थिति, ये सारी सूचनाएं सुबह स्कूल खुलने से पहले या दोपहर को स्कूल खुलने से पहले आधा घंटे पहले वहां पहुंच के वहां की पूरी वीडियो क्लिप बना के हमें जमा करेंगे और 1 से 2 घंटे के अंदर अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह को, और एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं उनके लिए, उसके जरिए हम उपलब्ध कराएंगे। और अगले 1 घंटे के अंदर डिप्टी डायरेक्टर वगैरह जो ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया उन कंप्लेंट्स पर, और उसमें अगर कोई कमी है तो उस पर जो भी एक्शन लिया उसकी तमाम जानकारी करके, यानी स्कूल खुलने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री के पास में एक एक स्कूल की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ये रोजाना होगा। तो इस तरह से जो साफ सफाई और
टॉयलेट्स और बेसिक फैसिलिटीज का मामला है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये व्यवस्था धीरे धीरे लागू हो रही है, अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से स्मूथली लागू हो जाएगी, बहुत स्थिति ठीक हो जाएगी। इस तरह एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत सरकार इस साल आने वाले वर्ष में हर एक स्कूल के हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। इन सीसीटीवी कैमरों की फीड इंटरनेट के जरिए अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को, अभिभावकों तक उपलब्ध रहेगी। पेरेंट्स भी देख सकेंगे कि उनका बच्चा जिस क्लासरूम में पढ़ रहा है वहां हो क्या रहा है, घर पर बैठ के अपने मोबाइल से देख सकेंगे। मैं इस योजना के लिए, जो सीसीटीवी लगाने की योजना है, वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों के पीछे हमारा मकसद यही है कि 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्थिति में ला दें। इसके लिए हमने योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की है। 5,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया एग्जाम वगैरह के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गेस्ट टीचर्स को स्थायी होने के विशेष अवसर दिए जाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइल एलजी साहब के साथ डिस्कशन में है, और इसके लिए 9,623 अध्यापकों की नई पोस्ट सृजित कर ली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में जहां सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा, अगले साल हम अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की विशेष ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे, यह भी जरूरी है। हमने अपने अध्यापकों को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजने की योजना बनाई है। इनमें हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के एजुकेशन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल हैं। एससीईआरटी की ट्रेनिंग, क्योंकि आज जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासरूम्स में, उन्होंने जिस वक्त एमएससी या बीएड या सीटेट किया, उसके बाद में उनकी सब्जेक्ट को लेके कुछ ट्रेनिंग्स तो हुई, लेकिन जो समाज है वो तेजी से बदल रहा है। जिस वक्त उन्होंने एमएससी या एमए या पीएचडी किया, उस वक्त बच्चे उनके हाथ में, उनकी जनरेशन के हाथ में गूगल और मोबाइल तो होता ही नहीं था, टीवी उस स्पीड से नहीं होता था। आज समाज और परिवार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उस बदलते सामाजिक परिवेश के हिसाब से टीचर्स अपने एटीट्यूड को अपडेट रख सकें, अपने आप को अपडेट रख सकें, प्रिंसिपल्स अपने, उनको पता हो जिन बच्चों को वो डील कर रहे हैं वो 20 साल पुराने वाले बच्चे नहीं हैं। आज जो बच्चा आपके पास में पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके पास में आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मोबाइल में और परिवार में उपलब्ध है, टीवी में उपलब्ध है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम टीचर्स को एडवांस ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों के द्वारा, और एससीईआरटी का जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उसके कार्यक्रमों को भी हमने अपग्रेड किया है। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में हमने 102 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अध्यक्ष महोदय कि 2015-16 में जो टीचर्स ट्रेनिंग का प्रावधान था वो 9.4 करोड़ रुपीस का था। इस बार हमने उसको 102 करोड़ रुपीस यानी कि 11 गुना कर दिया है। शिक्षकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम 11 गुना एक्सपेंडिचर। दूसरा, स्कूलों में एक और नई चीज जो हम शुरू कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करके उन्हें संगीत, नाटक, कला, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों की, इसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए अलग से पहली बार 8 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें स्कूल के मैदानों की छुट्टी के बाद खेल संगठनों के लिए खोलना मैदानों को, 55 स्कूलों में फुटबॉल, टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड तैयार कराए जा रहे हैं। सरकार दिल्ली में खेल प्रतिभा विकास विद्यालय शुरू करने और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने पर भी काम कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए इस साल हमने 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रावधान किया है। सरकार ने 205 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है। हमारा मकसद है कि बच्चे जब स्कूल से निकलें तो उनके अंदर बेहतरीन रिसर्चर, प्रोफेशनल या एकेडमिक्स में आगे बढ़ने की योग्यता तो हो ही, साथ में तुरंत कुछ कर सकने का हुनर भी हो। आदरणीय कलाम साहब हमारे दिल्ली सचिवालय में आए थे, स्वर्गीय कलाम साहब, और वो एक तरह से पूरे देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक गाइडेंस के रूप में उनके सोच को लिया जाता है। उनसे हमें एक गाइडेंस मिली थी, मैं उनके घर पे भी उनसे मिलने गया था अधिकारियों के साथ में, और उनको निमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि बच्चे जब स्कूल से निकलें तो उनके पास 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक एकेडमिक्स के लिए और एक उनके जीवन स्किल्स के लिए, लाइफ स्किल, अर्निंग स्किल्स के लिए। उसके लिए हम यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th में पूरा फोकस कर रहे हैं, और इसके लिए हमने 152 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है।
मैं सदन की सूचना के लिए बता दूं कि यह भी प्रावधान, इसमें भी बहुत उल्लेखित वृद्धि की है। पहले यह प्रावधान 12 करोड़ रुपए का था, उसको बढ़ा के हम 152 करोड़ रुपए का इस बार कर रहे हैं और इस तरह से उस कलाम साहब के सपने को सच करने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इस साल में। पहले ही वर्ष में हमने 205 स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज में करीब 45,000 छात्रों ने दाखिला लिया। वोकेशनल कोर्सेज में छात्रों की इतनी दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने पूरी दिल्ली में इस साल 100 से ज्यादा स्मार्ट कैरियर कॉलेज शुरू करने का भी निर्णय लिया है। ये स्मार्ट कैरियर कॉलेज अलग अलग क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले निजी कंपनियों और संस्थानों द्वारा चलाए जाएंगे। स्मार्ट कैरियर कॉलेजों में छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले वित्त वर्ष में स्मार्ट कैरियर कॉलेज के जरिए कम से कम 50,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार ने दिल्ली में युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए स्टेट अप्रेंटिसशिप स्कीम को भी दोबारा शुरू किया है, जो 2006 में बंद कर दी गई थी। सरकार ने नंदनगरी और मंगोलपुरी में 2 नई ITI इस साल शुरू कर दी हैं। रनौला, बक्करवाला, जौनापुर में नई ITI और वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर का काम तेजी से चल रहा है। ITI कोर्सेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए हमने मारुति, सीमेंस, माइक्रोसॉफ्ट, लेबरनेट, इताशा जैसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि उनकी जो ऑनगोइंग एक्सपर्टीज है वो हमारे ITIs में आ सके और हमारे ITI में पढ़ने वाले बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इक्विप्ड होकर कंपनियों में जा सकें। रजौकरी में इस साल सरकार नया पॉलिटेक्निक शुरू कर रही है। मंडोली, कादीपुर, बक्करवाला और जड़ौदा माजरा में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाने का काम हम तेजी से कर रहे हैं। स्मार्ट कैरियर कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक में कोर्सेज करने वाले छात्र ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सरकार ने बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज प्रोग्राम पिछले साल शुरू कर दिए हैं। तो ITI और पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र अगर फर्दर लर्निंग के लिए जाना चाहें तो डिग्री कोर्स में भी जा सकते हैं और उनकी पढ़ाई काउंट होगी वहां पे। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसरों को विस्तार करने के लिए रोहिणी और धीरपुर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नए परिसरों का निर्माण चल रहा है। इसके अतिरिक्त अगले सत्र से अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर करमपुरा में शुरू होगा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज आगामी वर्ष में अपने अपने नए भवनों में चले जाएंगे। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भागनी निवेदिता कॉलेज और GGS IPU के पूर्वी कैंपस का निर्माण 2016-17 में शुरू किया जाएगा। आगे चलकर विवेक विहार, मंडोली और नरेला में नए कॉलेजों के निर्माण की योजना है। सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजों में सेकंड शिफ्ट सांध्यकालीन कक्षाओं और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 7 कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे जो बच्चे अभी 12th पास करके जाते हैं उनको हमें पूरी उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो कुछ नीचे लाने में मदद मिलेगी। मुझे घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित डिप्सारू दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसने 2015-16 से काम करना शुरू कर दिया है। हमने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित कर दिया है और अब वो भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। खेल विश्वविद्यालय और कौशल विकास विद्यालय की भूमि की पहचान कर ली गई है और 2016-17 में इन पर काम शुरू हो जाएगा। IIITD के दूसरे चरण का निर्माण पूरे जोरों पर है और इसका पूरे होने पर इस संस्थान में भी सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हमारे विद्यार्थियों के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े हुए विचारों को विकसित होने का वातावरण मिल सके, इसके लिए हमने शैक्षिक संस्थानों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। 6 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हमने इस बार फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया और हमारी अगले साल भी अन्य संस्थानों में भी इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने के लिए अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अनुसंधान, उद्यमशीलता और इनोवेशन का सेंटर बनाने के लिए योजना है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कुल 10,690 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें से 4,645 करोड़ रुपए योजना के लिए और कुल योजना व्यय परिव्यय का जो 23% है इसके लिए है और योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय शिक्षा पे है। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बजट का जो प्रस्ताव थे वो तो परसों तक हमने पूरे तैयार कर लिए। अब बजट 4-5 दिन 10 दिन से लगातार काम ज्यादा चल रहा था, फिर आदत पड़ गई अब तो कुछ ज्यादा काम करना चाहिए। तो कल का काम थोड़ा छुट्टी का था अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री के रूप में, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैंने देखा कि देश में बाकी राज्यों में क्या स्थिति है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या स्थिति है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर साल एजुकेशन का बजट लगातार घटाया जा रहा है, हर साल लगातार घटाया जा रहा है। मेरे पास में डेटा है 2012-13 में
4.7% था एजुकेशन पे बजट, 13-14 में घटा के, और ये निरंतर चल रहा है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। 2013-14 में 4.6%, सरकार बदल दी, लोगों ने कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा। 2014-15 में 4.1%, 2015-16 में 3.8%, और इस बार 2017 के लिए जो बी हुआ है उसमें 3.7%। यानी हर साल शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है केंद्र के स्तर पर। और मेरे पास में पूरे देश के डेटा है अध्यक्ष महोदय, ये सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों का डेटा है सदन के समक्ष, मैं आपको कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा। किसी भी राज्य में शिक्षा में पिछले 15 साल का, 2000 से लेके और 2015 तक, 15-16 तक, कहीं भी एवरेज लगभग 10%, 11%, 13% तक का एजुकेशन पे परसेंट का खर्च हुआ है। 20% तो कभी कभार कोई राज्य गया, लेकिन उससे ऊपर तो कोई नहीं जा रहा। यह देश की शिक्षा के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। हमने पिछले साल भी और इस साल भी सबसे अधिक हिस्सा बजट का दिल्ली के लोगों की कमाई का शिक्षा पे खर्च करने की योजना बनाई है, और इस साल भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के दूसरे फोकस एरिया हेल्थ पर आता हूं। हर साल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं, ओपीडी में आते हैं, और 6 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए इतनी बड़ी आवश्यकता को पूरा करना एक कठिन काम है, और इसके लिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम की भी जरूरत है। तो दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। इसके लिए पिछले साल भी स्वास्थ्य का बजट बढ़ा के हमारी सरकार ने 1.5 गुना किया था। आगामी वित्त वर्ष में भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर सरकार के विकास कार्यों में केंद्र पर रहेगा। और मैं जानबूझ के ये शब्द यूज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना भी विकास है, डेवलपमेंट है। क्योंकि डेवलपमेंट की पता नहीं किस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब तक पुल नए नहीं बनेंगे तब तक, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पता नहीं कहां लिखा हुआ है। सड़कें और पुल नहीं बनी तो डेवलपमेंट किया ही नहीं। मेरे से कई बार पूछा लोगों ने, सब वो तो ठीक है जी, स्कूल बना लिए, डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च किया? अरे स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इससे अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट होता किससे? मुझे इकोनॉमिक्स कहां से पढ़नी पड़ेगी, मुझे बता दें। मैंने इसीलिए जानबूझ के शब्द यूज किया है। आगामी वित्त वर्ष में भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर सरकार के विकास कार्यों में केंद्र पर रहेगा, और सरकार इसको डेवलपमेंट मानती है। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2016 से दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी दवाइयां और डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त कर दिए हैं। सरकार, बड़ा फैसला है भाई, 1 फरवरी से, अच्छा 1 फरवरी से, सब्जेक्ट टू करेक्ट, 1 फरवरी से सरकार दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, अगेन जैसे मैंने एजुकेशन में कहा, मैंने कहा कि ये सिर्फ बजट आंकड़ों का वो नहीं है, सरकार का पूरा व्यू पॉइंट है। जैसे एजुकेशन में मैंने कहा कि 3 स्फेयर में, 3 परिधियों में मैं देखता हूं, उसी तरह से हॉस्पिटल्स का काम, स्वास्थ्य का काम को भी हमने 3 स्टेज बनाया, 3 टियर सिस्टम बनाया है। 3 स्तरीय प्रणाली की योजना पे काम कर रही है सरकार हेल्थ में। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य में यह अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा। मैं उसके डेटा भी रखूंगा। अभी तक जो सरकारें काम करती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स को आगे बढ़ाने पे काम करती थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाने का एक जाहिर सी वजह है कि भैया हॉस्पिटल को परमिशन देने में भी कमीशन है, और उसके बाद मालिक भी वही लोग हैं जिनको पॉलिसीज बनाती थी, और हॉस्पिटल के नाम पे किसी को लूट लो। मरता हुआ आदमी अगर आए और कहे बचा लो, तो जमीन कहीं थोड़ा बहुत कहीं बीवी के गहने उधार, जितनी उधार लेने की क्षमता है, आदमी कहता ले लो जी लेकिन बचा लो। ये ऐसा सेंसिटिव इशू है, इसलिए सब कुछ कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना दो। सब खुश है प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने में। नेताओं के प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, अफसरों के बने हुए हैं, जितने समाज में प्रभावशाली लोग हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? हेल्थ एजुकेशन। कोई फिल्मों से पैसा कमा के आ जाता है, वो भी कहता है जी मैं हेल्थ इन्वेस्ट में। कोई हलवाई की दुकान से निकाल लाता है, वो भी कहता है मैं भी हेल्थ में लगाऊंगा जी, एजुकेशन में लगाऊंगा। ABCD नहीं पता मेडिकल का, पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको सीधे सीधे
ह्यूज प्रॉफिट है अध्यक्ष महोदय, और इससे जनता का बहुत नुकसान है, समाज का बहुत नुकसान है इससे। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश में पब्लिक सरकारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा। मैं उसका खाका आपके सामने रख रहा हूं। सरकार की इस 3 टियर योजना में सबसे पहले पायदान पर है मोहल्ला क्लिनिक। स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिक जरूरतें मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लोगों की दहलीज पर मुहैया करा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का डिजाइन आम नागरिकों की सामान्य स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। इन क्लिनिक्स में व्यापक डायग्नोस्टिक टेस्ट तो किए जाएंगे और सभी जरूरी दवाइयां भी दी जाएंगी, लेकिन इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा। मैंने कहा 3 टियर है, तो पहले टियर में दवाई मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, एकदम घर के बाजू में होगी, स्पेशलिस्ट नहीं होगा। यह हमारा पहला है, और यह केवल सिंगल डॉक्टर ओपीडी क्लिनिक होंगे। दूसरा, उसमें उससे पहले जो मोहल्ला क्लिनिक है, काफी सफलतापूर्वक हमने पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, वो काम कर रहा है, और कुछ महीने के अंदर दुनिया भर में जो लोग पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर नजर रखते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम पर नजर रखते हैं, उनमें उन्होंने इनकी जम के तारीफ की है। वाशिंगटन पोस्ट और शिकागो ट्रिब्यून जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अखबारों में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी की गई है अध्यक्ष महोदय कि बहुत बड़ी टिप्पणी है और सदन के लिए बड़ा गर्व की विषय है कि वाशिंगटन पोस्ट और शिकागो ट्रिब्यून जैसे अखबारों में टिप्पणी छपी है कि अमेरिका जैसे देशों को भी अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से सबक लेना चाहिए। बहुत सीखते थे इन लोगों से विकास का पश्चिमी मॉडल। आइए अब हम आपको स्वास्थ्य का भारतीय मॉडल सिखाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने अखबार कह रहे हैं, उनके अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप हमसे सीख लो, ये दिल्ली से सीख रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। सरकार ने पूरी दिल्ली में इस साल के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स की स्थापना के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दी है। टेंडर्स हो चुके हैं, लेकिन इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए तुरंत 100 नए मोहल्ला क्लिनिक किराए पर जगह लेकर तुरंत खोल दिए जाएंगे। तो ये पहला टियर है हमारा दिल्ली में हेल्थ सिस्टम का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। दूसरा टियर है पॉलीक्लिनिक। मैंने कहा कि पहले क्लिनिक में जो पहला टियर है उसमें स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। पॉलीक्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक से एक कदम आगे बढ़कर विशेषज्ञ और टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें अस्पतालों की तरह मरीजों को भर्ती करने की सुविधा नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। पॉलीक्लिनिक की ओपीडी में मेडिकल स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ हर रोज उपलब्ध होंगे, जबकि कुछ और जैसे हड्डियों के विशेषज्ञ, नेत्र, ईएनटी विशेषज्ञ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग दिनों पर, चुने हुए दिनों में आएंगे। ये पॉलीक्लिनिक सरकार के लैब नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े होंगे और इन क्लिनिक्स में प्रॉपर डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षणों की सुविधा भी क्लिनिक्स में उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। और सरकार पूरी दिल्ली में 150 पॉलीक्लिनिक खोलने की योजना पे काम कर रही है, जिसमें से 22 अब तक चालू किए जा चुके हैं अध्यक्ष। तो यह हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम का सेकंड टियर है। यह आम आदमी को सहजता से उपलब्ध है। दिल्ली की पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर का तीसरा टियर होगा हॉस्पिटल। आज खांसी बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के लिए भी लोगों को लंबी लंबी लाइन में हॉस्पिटल में जाके लगना पड़ता है, और उसका नुकसान 2 स्तर पे होता है। एक तो वहां बैठे हुए स्पेशलिस्ट को वहां के पूरे जो हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम है वो लंबी लंबी लाइनें, छोटी छोटी बीमारियों के लिए लगने वाली ओपीडीज लंबी लाइनें, जिनको हम मोहल्ला क्लिनिक या पॉली क्लिनिक पर निपटा सकते हैं, उनकी वजह से वहां हॉस्पिटल्स में एक मेसअप हो जा रहा है। स्पेशलाइज करेगा ये सिस्टम, इसलिए पैरालाइज्ड हो जा रहे हैं। तो और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनकी भी विशेषज्ञ सुविधाएं सामान्य बीमारियों के इलाज में ठप हो जाती है। सरकार की योजना है कि अस्पताल को बोझ को कम करके मोहल्ला क्लिनिक को, पॉलीक्लिनिक को इस काम में सक्षम बनाया जाए। इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और रोगियों के अनुकूल माहौल बनेगा। इस व्यवस्था से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। मौजूदा हॉस्पिटल्स को रिमॉडल कर रहे हैं और नए कई इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। इन सुधारों से राज्य के अस्पतालों में अगले 2 साल में 10,000 एडिशनल बेड्स की उपलब्धता हो जाएगी।
सरकार ने व्यापक हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें एक यूनिक आईडी के साथ नागरिकों को हेल्थ कार्ड प्रदान करना शामिल है। इसमें रोगी से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण कदम है और इसको आगे बढ़ के हम स्कूल सिस्टम से भी जोड़ेंगे। एक एक बच्चे का बचपन से रिकॉर्ड चलता रहे, लेकिन अभी पहले हेल्थ सिस्टम में लागू कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो और किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो आज अध्यक्ष महोदय उसको आप पूछिए, और मैं समझता हूं आपके साथ भी ये होगा कि अगर आपको कोई बीमारी हो और आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं और आप उससे पूछें, आपसे डॉक्टर पूछ ले कि पिछली बार जब दिखाया था डॉक्टर का नाम क्या था, आपको हॉस्पिटल याद होगा, डॉक्टर का नाम याद होने की संभावनाएं कम है। चलो डॉक्टर का नाम भी याद हो सकता है, क्या दवाइयां दी थी, क्या टेस्ट किए थे, उन टेस्ट में क्या निकला था तो बिल्कुल याद नहीं रहता, और अगर याद रहा तो फिर ज्यादा बीमार हो जाता है आदमी। तो इसलिए सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध होगा। आप किसी भी दुर्घटनावश, बीमारीवश कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी डॉक्टर के पास में जाएं, सारा डेटा आपको कब कहां क्या बीमारी हुई, किस डॉक्टर ने क्या टेस्ट लिया, वो सारी चीजें, क्या दवाई दी गई, पूरी हिस्ट्री वहां पे आपको आपके बारे में उपलब्ध होगी। और इस तरह का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोग उस पर तैयार करने पे काम कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज स्वास्थ्य प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार पीपीपी के अंतर्गत लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को अपनी क्षमताओं का विस्तार करेगी। इसके तहत स्थापित की जाने वाली लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए 70 करोड़ रुपए, टेली रेडियोलॉजी के लिए और 10 करोड़ रुपए, सिटी एमआरआई सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सरकार दवाओं और उपकरण आदि की खरीद और अन्य लॉजिस्टिक जुटाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में व्यापक सुधार कर रही है और इसके लिए एक स्वास्थ्य निगम की स्थापना की जा रही है। दवाओं और मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 410 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज दिल्ली के सभी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलने लगी हैं और इसकी चर्चा चारों तरफ है कि दवाइयों के लिए इसमें खूब बेईमानी भी होती थी और मरीजों को भी परेशानी होती थी। आज बहुत, शायद ये पूरे देश में ऐसा नहीं है कि दवाइयां आपको मिलने की गारंटी है, फ्री में मिलने की गारंटी है और टेस्ट फ्री में होने की गारंटी है। कैट एम्बुलेंस के वर्तमान बेड़े को विस्तार करने के लिए इसमें 100 सामान्य और 10 अल्ट्रा मॉडर्न एम्बुलेंस जोड़ने का प्रस्ताव है। एम्बुलेंस की डिलीवरी जून 2016 तक हो जाने की संभावना। राज्य में 5 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं, जिसमें दुष्कर्म पीड़िताओं को तत्काल चिकित्सा, पुलिस और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे 2 और केंद्र जल्दी ही राव तुलाराम हॉस्पिटल और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में काम करने लगेंगे। मैं 2016-17 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,259 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 3,200 करोड़ रुपए का योजना बजट शामिल है, जो कुल योजना व्यय का 16% है। अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं एक डेटा रखना चाहता हूं। मैंने कल फिर ये भी रिसर्च किया कि बाकी राज्य हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ पे कितना कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। जो मैंने बात कही कि सब प्राइवेट में इन्वेस्ट करवा के खुश हैं, क्योंकि वहां से कमीशन से लेकर और सबमिशन तक सब मिलता रहता है। यह डेटा बता रहा है कि किसी भी राज्य में, ये 2001 से डेटा है, 2001 से, और पिछले साल तक का डेटा है, किसी भी राज्य में कभी भी इन 15 वर्षों के दौरान कभी भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंडिचर डबल डिजिट तक परसेंटेज में नहीं गया, यानी कि 10% तक किसी ने नहीं किया आज तक। 15 साल का डेटा कह रहा है। हमने पिछले साल भी किया और इस साल फिर से हम कह रहे हैं कि हम 16% खर्च कर रहे हैं अपने बजट में। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऑडिविन योजना का जिक्र मैंने किया, अब मैं सार्वजनिक परिवहन की कुछ और मुद्दों पर आता हूं। सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़, घंटों का ट्रैफिक जाम, ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी, ये सारी समस्याएं हम दिल्ली वालों के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुरक्षित, सुगम, एकीकृत और मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदान करने के लिए कमिटेड है। हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए और वाहनों की भीड़ में कमी लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौजूदा संसाधनों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डीटीसी के बेड़े में इस वक्त 4,461 बसें हैं, जिनमें 3,781 लो फ्लोर और 680 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें हैं। सरकार 2016-17 के दौरान 1,000 नई स्टैंडर्ड साइज USB 2 कंप्लाइंट
लो फ्लोर हाइट नॉन एसी बसें खरीदेगी। वर्तमान में दिल्ली में 1490 क्लस्टर बसेस चल रही हैं। 2016-17 में क्लस्टर योजना के अंतर्गत 1000 नई और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार वित्तीय दृष्टि से समृद्ध लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशुद्ध रूप से बाजार आधारित मॉडल पर प्रीमियम स्टैंडर्ड की 1000 बसें भी शुरू करेगी। इन नई बसों को स्थान प्रदान करने के लिए रेवला, खानपुर, डिचाऊकला, खरखड़ी नहर, बवाना सेक्टर 1 और द्वारका सेक्टर 22 में बस डिपो बनाए जाएंगे। मैं बसों की खरीद और बस टर्मिनलों के विकास के लिए 325 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, 2016-17 के दौरान सराय काले खां और आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों के जीर्णोद्धार और उन्हें आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है, जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। द्वारका में एक नया आईएसबीटी बनाने का प्रस्ताव है। पीपीपी मोड में 1397 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा को बढ़ावा दे रही है। चालू वित्त वर्ष में 3709 बैटरी चालित वाहनों और ई रिक्शा मालिकों को सब्सिडी के रूप में 4,97 करोड़ रुपए की राशि दी गई। मैं परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत प्रत्येक ई रिक्शा के लिए वर्तमान में दी जा रही एक मुश्त 15,000 रुपए की निर्धारित सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे ई रिक्शा पे दिल्ली में प्रयोग के तौर पर एक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। अगर इसके हमें बेहतर परिणाम मिले तो ऐसी और बसें हम चलाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में रोड टैक्स पर भुगतान में छूट प्रदान करेगी। दिल्ली मेट्रो से करीब 27 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। यह संख्या दिसंबर 2016 में मेट्रो परियोजना का तीसरा चरण पूर्ण होने के बाद 41 लाख पर पहुंच जाएगी। 27 लाख से तीसरे चरण का एक कॉरिडोर जहांगीरपुरी से बादली नवंबर 2015 में चालू किया जा चुका है और 2016-17 में 93 मार्गों पर मेट्रो फीडर बसों के बेड़े में 248 नई बसें हम शामिल करेंगे और उनकी संख्या अब बढ़ के 517 हो जाएगी। मैं 2016-17 में डीएमआरसी के लिए 763 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। डीटीसी बसों, मेट्रो रेल, क्लस्टर बसों में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कॉमन मोबिलिटी पेमेंट कार्ड के अतिरिक्त सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। हम प्रत्येक बस स्टॉप पर एक यात्री सूचना प्रणाली भी लगाएंगे जो कि बसों की वास्तविक समय स्थिति और उनके पहुंचने के संभावित समय को प्रदर्शित करेगी। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए 1735 करोड़ रुपए का योजना बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2016-17 में कुल योजना परिव्यय का 8.4% है। पर जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम परिवहन को देखेंगे तो सड़क से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक अलग सेक्टर के रूप में देखा जाता है, इसलिए मैंने इसका बजट प्रस्ताव अलग रखा। लेकिन इसी के मैं चाहूंगा कि सदन इसको रोड ट्रांसपोर्ट से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के देखे, और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड्स के बिना तो हो नहीं सकता, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है रोड्स और बसेस और इन सब पे जितना हम खर्च कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड का दूसरा चरण 2016-17 में चालू हो जाएगा। बारापुला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण का कंस्ट्रक्शन 1261 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है और इसे दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दोनों परियोजनाओं के लिए मैं 400 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। दिल्ली में एक और महत्वपूर्ण योजना जिस पर सरकार काम कर रही है और बहुत एम्बिशियस योजना है, जो दिल्ली मेट्रो की तरह से जितनी ही एम्बिशियस है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भरोसेमंद बनाने के लिए और मेट्रो की तरह से एक तरह से उसको इजी, कंफर्टेबल बनाने के लिए सरकार दो एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने की योजना पे काम कर रही है। इनमें से एक आनंद विहार से पीरागढ़ी तक यानी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर 29 किलोमीटर का, और दूसरा वजीराबाद से एयरपोर्ट तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 24 किलोमीटर तक का बनाने का प्रस्ताव है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों कॉरिडोर अपने एक यूनिक स्टाइल में दिल्ली के सामने आएंगे और ये उतने ही इंपॉर्टेंट और उतने ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे दिल्ली के लिए जिस तरह से मेट्रो लाइन दिल्ली की लाइफलाइन बनती जा रही है। अन्य 4 मार्गों पर एलिवेटेड कॉरिडोर NH-24 बाईपास से लोधी रोड तक, एक भूमिगत सुरंग और खजूरी खास से भोपरा बॉर्डर तक कॉरिडोर इंप्रूवमेंट जैसे कार्य भी 2016-17 में शुरू करेंगे।
कॉरिडोर इंप्रूवमेंट की फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए कंसल्टेंट्स की नियुक्ति कर दी गई है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम हो रहा है और यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए यूटी पैक को भेजा गया है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो 2 कॉरिडोर मैंने पहले जिक्र किया, इनके सफल कार्यान्वयन के बाद इस मॉडल को पूरी दिल्ली में अपनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कोलंबिया में बरगोटा के मेयर एनरिक पेनलोसा, उनका मैंने पिछले बजट भाषण में भी जिक्र किया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दुनिया में सबसे अंडरस्टैंडिंग वाले, सबसे विद्वान लोगों में से माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम परिवहन की बात करें तो मैं कहूंगा कि एक महान शहर वो नहीं है जिसमें राजमार्ग हो, बल्कि वो है जहां एक बच्चा भी साइकिल या ट्राईसाइकिल पर आराम से सुरक्षित जा सके। ये उनका स्टेटमेंट है। हमारी सरकार सड़कों के डिजाइन संबंधी, और हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते, बार बार हमने साइकिल चलाई, कार फ्री डे मनाया, ऑडविन में हम साइकिल चला के जाते थे, बार बार ये सवाल उठता था भाई साइकिल के लिए कैसे, साइकिल ट्रैक नहीं है। हमारी सड़कों के डिजाइन में प्रॉब्लम है, हम उनके डिजाइन के जो उसको करेक्ट करेंगे। उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए और पैदल या साइकिल सवारों के अनुकूल बनाने के लिए सड़कों का रीडिजाइन और स्ट्रीट स्केपिंग की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग को बढ़ावा देने और मार्गों को पैदल यात्रियों और विकलांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान प्रायोगिक परियोजना के रूप में 11 सड़कों की रीडिजाइनिंग हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस परियोजना के अंतर्गत सड़कों को सुसज्जित करने के लिए ग्लास लिफ्ट, शौचालय, पौधारोपण, सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां काम करने के काम किए जाएंगे। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार जो अभी 11 सड़कों पे है उसका 1260 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों के लिए किया जाएगा। आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद 20 किलोमीटर का क्षेत्र है के दोनों तरफ एक प्रतिबद्ध एनएमवी लेन यानी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने के काम शुरू कर दिया जाएगा, इसका प्रस्ताव है। मैं सड़क ढांचा क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 में 2208 करोड़ रुपए की योजना बजट प्रस्तावित करता हूं, जो कुल योजना व्यय का 11% है। तो इस तरह से आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि रोड भी उसका हिस्सा है, 11% यहां पर और 8.4% वहां पर, तो लगभग 20% के करीब हम लोग इस पर खर्च कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी पर्यावरण, पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें इंटीग्रेटेड है, इनको अलग करके नहीं देख सकते। सरकार दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफी चिंतित है। हमने अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण कम करने के अनेक उपाय शुरू किए हैं, सख्ती शुरू की है। रियल टाइम बेसिस पर प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ पॉल्यूशन फैलाते घूमिए शहर में। दिल्ली में 6 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं, इनकी संख्या 9 करेंगे बढ़ा के। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन शुरू करेंगे ताकि निगरानी ठीक से रखी जा सके। अध्यक्ष जी, ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण की समस्या जो बढ़ रही है, शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और प्रदूषण में कमी लाने के लिए जागरूकता पैदा करने के वास्ते हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। हर महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है और इसका श्रेय मैं चाहूंगा इस सदन की तरफ से जोरदार स्वागत के साथ में गोपाल जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनको दिया जाए। निरंतर उसको सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। जनवरी 2016 के पहले पखवाड़े में, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, ऑडविन फॉर्मूला को प्रयोग के तौर पर लागू किया और 15 अप्रैल से अप्रैल महीने में 2016-17 में इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कंपोनेंट में सड़कों पर चलने वाले वाहनों से उठने वाली धूल बहुत बड़ी समस्या है। झाड़ू लगाने के दौरान धूल के सूक्ष्म कण उड़ते हैं और उसके बाद हवा में फैले रहते हैं। एक नए कार्यक्रम, एक नई योजना सरकार शुरू कर रही है सड़कों का व्यापक रखरखाव के तहत, और उसमें सड़कों को मशीनों से वैक्यूम क्लीनिंग, स्ट्रीट फर्नीचर और संकेतों की नियमित धुलाई जो वहां पे होता है, और मलबे कचरे को मैकेनाइज स्वीपिंग के जरिए बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग में इकट्ठा करना और फुटपाथ या भूमिगत मार्गों की समय समय पर धुलाई, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी संबंधी कार्य, ये सब उसमें एक तरह से इंटीग्रेटेड रहेंगे। तो सड़कें जब साफ हों तो साफ रहें, और जब सड़कें साफ हों तो धूल ना उड़े, पॉल्यूशन ना फैले, डस्ट लोगों के शरीर में ना जाए। इसको देखते हुए ग्रीन बनाना उनको पूरी तरह से, और जो वहां धूल उड़े साफ सफाई में वो फिर वहां दोबारा से ना फैले और लोगों के लंग्स में ना जाए, इसकी पूरी एक इंटीग्रेटेड योजना बनाई है। और इसके लिए
वर्ष 2016-17 में मैं 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए हर रोज 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली 2 सीएनडी कचरा परिचालन यूनिटें लिबासपुर और टिकरी बॉर्डर पर लगाई जाएंगी। अध्यक्ष जी, प्रदूषण के स्तरों और जनजागरूकता संदेशों, लोगों को यातायात संबंधी जानकारी से लगातार अपडेट रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हम एलईडी स्क्रीन्स भी लगवा रहे हैं। मैं वर्ष 2016-17 में इस कार्यक्रम के लिए 137 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। जैसा मैंने अध्यक्ष जी कहा कि स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पे तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहां के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते, वहां की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करते हैं। अगर किसी शहर में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो आप दुनिया के सारे स्मार्ट सिटीज में उसको नंबर 1 पे ले आइए, उसको कोई आदमी स्मार्ट सिटी नहीं मान सकता। किताबें मान सकती हैं, डेटा मान सकता है, लेकिन लोग नहीं मान सकते उसको। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का पैमाना इस बात को मानता हूं कि उसमें महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। अध्यक्ष जी, हमने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। 4 महत्वपूर्ण उपाय जिनका मैं जिक्र यहां करूंगा। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे हम पहले लगा चुके हैं। डीटीसी बसों में प्रयोग के रूप में वाईफाई सेवा दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारी डीटीसी और क्लस्टर बसों में आगे वाईफाई सेवा और जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की हर एक बस में सुविधा की जाएगी। सरकार ने टैक्सियों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली अनिवार्य बना दी है ताकि वाहनों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। हमने बसों में सतर्कता बनाए रखने के लिए डीटीसी बसों में 4000 मार्शल भी तैनात किए हैं। सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समग्र सुरक्षा के लिए हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक बजटीय आवंटन के रूप में 2016-17 के दौरान 200 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि 200 करोड़ रुपए इतने बड़े टास्क के लिए बहुत कम है, उतने में पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टडी होंगी और जैसे जैसे मॉडल सामने आएंगे हम इसमें और पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक शहर को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली पुलिस और गैर सरकारी संगठन सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर 421 मार्गों पर कुल 42,000 डार्क स्पॉट्स की पहचान करी गई है। इन स्थलों पर प्रकाश की प्रॉपर अरेंजमेंट करने का काम 2016-17 में पूरा कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज है। इन चुने हुए स्थलों पर 42,000 डार्क स्पॉट्स बड़ा टारगेट है ये। इन चुने हुए डार्क स्पॉट्स पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के लिए 2016-17 के बजट में 114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और प्रयोग किया है जो हम पहले अपने उसमें बात कर रहे थे कि विमेन सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, महिला सुरक्षा दल बनाएंगे। इसमें प्रायोगिक तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मिला के एक मोहल्ला रक्षा दल का प्रयोग किया गया। इस प्रयास को स्थानीय नागरिकों और दिल्ली पुलिस और विशेषकर महिलाओं ने काफी तारीफ की कि ये काफी सक्सेसफुल है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 2016-17 में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मोहल्ला रक्षक दल बनाने का स्थापना का मैं प्रस्ताव करता हूं और मैं दिल्ली के सभी मोहल्लों में मोहल्ला रक्षक दल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, द्वारका में कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए 50 महिलाओं की क्षमता का छात्रावास 2016-17 में चालू हो जाएगा और 200 कामकाजी महिलाओं का आवास प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, पीतमपुरा और वसंत गांव में 3 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण 2016-17 में शुरू किया जाएगा। मैं महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 2016-17 में 1068 करोड़ रुपए की योजना बजट प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध है जिनके पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आय के स्रोत नहीं है या बेहद कम है। सरकार करीब 6 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ, निसहाय महिलाओं के लिए वर्ष 2016-17 में 975 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव करती है। वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार लाभार्थियों की जांच का एक व्यापक अभियान चला रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे और दोहरी सहायता लेने वाले या फर्जी लाभार्थियों का पता चल सके।
मैं यहाँ छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं पटपड़गंज से विधायक हूं और पटपड़गंज का मैंने पेंशन्स का डेटा डिपार्टमेंट से लिया और उसको सिंपल एक्सेल शीट में करके देखा कि कहां कहां किसके क्या एड्रेस हैं, क्योंकि विधानसभा के दौरान एक एक गली मोहल्ले से चुनाव और इन सब में वहां रहते हुए परिचय हो जाता है। सारा डेटा देखा तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि 4-4, 5-5 साल से ऐसे ऐसे लोगों को पेंशन मिलती है मेरी विधानसभा के क्षेत्र के कोटे में या डेटा में, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में रह ही नहीं रहे। उनका रजिस्टर्ड एड्रेस जो हमारे सरकारी रिकॉर्ड में एड्रेस है वो भी मेरी विधानसभा से बाहर का है, मतलब, और वो कोई पड़ोस का नहीं है। यहां बैठे करावल नगर के एड्रेस का पेंशन 4 साल पहले से चल रहा है। कपिल, हमारी तुम्हारी चिंता नहीं है, करा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंद तक पहुंचे और दोहरी सहायता लेने वाले फर्जी लाभार्थियों का पता चल सके। इसके लिए एकदम बहुत माइन्यूट लेवल पे स्क्रूटनी हम लोग करा रहे हैं। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि सरकार विभिन्न स्थानों पर नए वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं प्रसन्नतापूर्वक ये बताना चाहूंगा कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सभी 5 स्थानों अर्थात कांतिनगर, चित्तरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम बिहार और छतरपुर में शुरू हो गई है। कांतिनगर में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य दिसंबर 2017 तक पूरा करे जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त गीता कॉलोनी, जनकपुरी, सरता विहार, वसंत कुंज, इनमें 4 ओल्ड एज होम, मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए उस्मानपुर में, पुरुषों में और दल्लूपुरा में महिलाओं के लिए 2 गृहों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अध्यक्ष महोदय, रूजवेल्ट ने कहा था कि हमारी प्रगति की परीक्षा इस बात में नहीं है कि उन लोगों को और प्रदान किया जाए जिनके पास पहले से प्रचुर है, बल्कि प्रगति की परीक्षा इस बात में है कि जिनके पास बहुत कम है उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सरकार युवाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबद्ध युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए बेहतर शिक्षा और कौशल प्रदान करने की दिशा में कई काम कर रही है। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्टेशनरी खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की अदायगी आदि लागू रहते हैं। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं और अनुसूचित जाति बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए इस वर्ष मैं 398 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। वर्ष 2016-17 में सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए कुल 1,381 करोड़ रुपए के योजना बजट का मैं प्रस्ताव करता हूं। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर अध्यक्ष महोदय है पानी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाटर एंड सीवेज। अध्यक्ष जी, पीने का साफ पानी तो सबको चाहिए, वो राजा हो या रंक हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराए। हमने हर घर को 20 किलोलीटर पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने का जब फैसला लिया तो इसके पीछे लक्ष्य था कि समाज के निचले तबके को लाभ पहुंचे और साथ साथ एक और लक्ष्य था कि नागरिक जब इसको एक कैप में खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उनके अंदर बचाने की प्रवृत्ति भी लागू हो। तो निधन और निम्न मध्य वर्ग से जुड़े हुए करीब 10 लाख परिवार सरकार के पानी बचाने के इस अभियान से जुड़े और इन्होंने बचाया है। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने रख दूं कि पानी तो बचाई, साथ साथ में जब हमने ये फ्री पानी की स्कीम लागू की तो कहा गया कि ये सरकार तो सब्सिडी सरकार है, सारा फ्री में दे रही है। लेकिन कपिल भाई जब अपनी बात रखेंगे किसी समय इस सदन में, वो पूरे विस्तार से रखेंगे कि पानी के बिल के कलेक्शन से इस योजना में, क्योंकि लोगों ने पानी बचाना शुरू किया और जो भी पानी 20,000 किलोलीटर के नेट से बाहर गया उसकी बिलिंग हुई। इस योजना का फायदा उठाने के लिए जिन लोगों ने वर्षों से मीटर नहीं लगवाए थे वो लोग अपने आप को मीटर लगवाने के लिए आगे आए और इस सब का फायदा यह हुआ कि पानी के बिल के कलेक्शन में इस बार रेवेन्यू कलेक्शन में 178 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट हुए हैं। तो ये एक नई इकोनॉमिक्स है कि जनता को फायदा भी पहुंचाओ, कलेक्शन भी बढ़ाओ और जो इंस्पेक्टर राज है उसको भी खत्म करो। जनता खुद आगे आ रही है अपना पैसा देने के लिए। मीटरिंग नेट में बड़ी योजनाएं चलाई गई कि मीटर लगवा लें लोग, जनता मीटर लगवा ले, नहीं लगवाए। हमने कहा 20,000 लीटर तक का पानी फ्री है, लोगों ने कहा जी हम भी मीटर लगवाएंगे, हमारे घर में मीटर नहीं है, नापेंगे कैसे।
तो उन्होंने लगवाने शुरू कर दिए और उस सब का फायदा यह हुआ कि कलेक्शन में 178 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी कि आज आजादी के इतने साल बाद हम देश के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमें इस सदन में बैठ के भी जो पीने का पानी आपकी टेबल पे भी रखा हुआ है, हम भी बाहर पीने जाएंगे तो ये बॉटल वाटर पीना पड़ता है। देश की राजधानी में बैठ के अगर हमको बॉटल वाटर पीना पड़े, हमारे घरों में आने के लिए हमें अपने फिल्टर लगाने पड़े, आरओ लगाने पड़े, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये चिंता की बात है कि हम कहां अपने दम पे खड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है और इसे कह सकते हैं ऐतिहासिक है, बड़ा फैसला, जैसे भी आप इसको व्याख्यात करें, लेकिन यह सबसे जरूरी फैसलों में से एक है दिल्ली के लिए लिए जाने वाले कि दिल्ली की सभी अधिकृत अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने का साफ पानी दिसंबर 2017 तक पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, घरों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यह फैसला लेके, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये टारगेट्स, ये वादे हम किसी और से नहीं कर रहे, हम अपने आप से कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे देश की राजधानी में पीने का साफ पानी हर घर में आना चाहिए। हम छोटे से थे, हम देखते थे कि बस टूटी खोलो और हाथ से लगा के पानी पी लो। आज आप किसी से बात करो, 4 गाली देके चला जाएगा, कहेगा ये पानी पीऊंगा मैं मरूंगा क्या। जो भी स्थिति हो, गरीब से गरीब आदमी भी टूटी खोल के पानी पीने से डरता है। हमारी पूरी कोशिश यह है कि दिसंबर 2017 तक दिल्ली के घरों में टूटी से खोल के साफ पीने लायक पानी पहुंचने लगे और यह हमने अपने लिए कमिटमेंट किया है। इसमें से वर्ष 2016-17 में 300 नई अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना है, उससे पूरा हो जाए। मैं इस प्रयोजन के लिए 676 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। हमारा मकसद है दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाना और टैंकर माफिया का सफाया करना। टैंकर माफिया जैसे हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स, वैसे ही पानी क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि टैंकर माफिया का भी राज चलता है। तो टैंकर माफिया का राज खत्म करना और घर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, यह हमारी सरकार ने अपने लिए लक्ष्य रखा है और इस दिशा में हमने काम भी किया है। पिछले 1 साल में 217 कॉलोनियों को पाइपलाइन के जरिए पानी के नेटवर्क से जोड़ा है, वर्षों से इंतजार कर रही थी। 167 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई, 19 किलोमीटर मौजूदा पाइपलाइन को बदला और पिछली सरकारों के कार्यक्रम को देखेंगे, उनके डेटा को देखेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की सुविधा का विकास, एक बड़ा काम यह भी हो रहा था कि अनाधिकृत कॉलोनी में जहां जहां सीवर लाइन डली, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डली, वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस जो था वो इतना हैवी था कि एक 50 गज के प्लॉट में, 30 गज के प्लॉट में रहने वाला आदमी इतने महंगे महंगे रेट पे कैसे वहां डेवलपमेंट चार्ज देके लगाएगा। फिर वो सोचता है चल जब तक चल जाए 30-40 हजार क्यों देने पड़े, चल जाएगा 50 हजार क्यों देने पड़े। तो उसको हमने रियलाइज करते हुए कि ये नहीं दे पाएगा, हम कागजों में कुछ भी लिखते रहे नहीं दे पाएगा, इसलिए सरकार ने उसको 100 रुपए किया, 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर किया और एक गरीब आदमी के लिए बड़ी राहत थी। और मैं डेटा के बेस पे कह रहा हूं कि यह शुल्क करने के बाद से 1,30,000 नए उपभोक्ताओं ने पानी का कनेक्शन लिया। इस योजना के प्रति जो भारी उत्साह लोगों ने दिखाया, इसके लिए हमने इसको अब आगे 18 जुलाई 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के जल बोर्ड से लोगों की एक बड़ी शिकायत थी। हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, आंदोलन करने जाते थे, एज ए सिटीजन भी हम लोग देखते थे बिल बहुत आ रहे हैं जी। गली गली में लोग कहते थे साहब ये बिल बड़े आ रहे हैं साहब, लूट मची हुई है। क्यों लूट मची हुई है जी? खराब है साहब मीटर। अब मीटर खराब हो, मीटर रीडर ने गलती की हो, मीटर तेज चलता हो, जो भी वजह हो, लेकिन एक आम आदमी के घर में अगर 3-4 लाख रुपए का बिल आ गया तो भले ही वो जानता है कि मैंने इतना पानी खर्च नहीं किया, पर उसके सर पे तलवार तो लटकी रहती है अध्यक्ष जी। तो सबसे बड़ी शिकायत थी कि पानी के विवादित बकाया बिल, बहुत बड़ी शिकायत थी। तो खराब मीटर, मीटर रीडर की कारस्तानी, इन सब के चलते लोगों को, मतलब जो हमारा, मैंने भी थोड़े दिन देखा, राखी भी मेरे पास बहुत बिल लेके आई, 40-40, 50-50 हजार से लेके कई लाख रुपए तक के बिल लोगों के विवादित बकाया थे। और हमने जाके दिखवाया, झुग्गियों में रह रहे हैं, 20 मीटर के प्लॉट में रह रहे हैं, 3 लाख रुपए का बिल आ रहा है। अरे रोज स्विमिंग पूल बना के रखा हुआ नीचे, तब भी 3 लाख रुपए का बिल नहीं आ सकता।
तो और उसको वजह उसका रिजल्ट ये होता था कि आम आदमी परेशान रहता था, मीटर रीडर जाके रिश्वत मांगता था, मैं पैसे दे दो ठीक कर दूंगा। अब आप एक एक मीटर रीडर के पीछे तो मंत्रियों को नहीं भेज सकते, रोजाना नहीं भेज सकते, कैसे भेजोगे, किस किस को भेजोगे? तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ये विवादित पानी के जो बकाया बिल थे उनको माफ करने की योजना बनाई और ई, एफ, जी और एच श्रेणी की जो कॉलोनियां हैं उनमें 100% और डी कॉलोनी में, डी कैटेगरी की कॉलोनी में 75%, सी कॉलोनी में 50% और ए और बी की कॉलोनी में उपभोक्ताओं को 25% बिल राशि माफ करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही जो लेट पेमेंट चार्जेस थे वो सबके पूरी तरह माफ कर दिए। तो बिल पूरी तरह माफ किए जाने से निर्धन बस्तियों में रहने वाले लोग, लंबे समय से जो बोझ उनके ऊपर पड़ा हुआ था वो तो बहुत खुश हैं, और समृद्ध क्षेत्रों के लोगों में भी बकाया राशि में इतनी कमी को देखते हुए काफी उत्सुकता दिख रही है बिल जमा करने की। और राजस्व वसूल करने वाले जो हमारी मशीनरी है वो भी इससे उत्साहित है, क्योंकि बट्टे खाते में से पड़े हुए जो पैसे थे वो मिलने लगे और 20 करोड़ रुपए वसूली करने में उनको कामयाबी मिली है ये बिल से, अलग से हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह देखें अध्यक्ष महोदय, तो पूरा 2-3 चीजें हो गई, 20 किलोमीटर तक पानी मुफ्त देना, पुराने विवादित बिल माफ करना। इन तमाम योजनाओं का लाभ दिल्ली जल बोर्ड को यह भी मिला कि लोग आगे बढ़ के अपने अपने घरों में मीटर कनेक्शन लगवा रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए घर में पानी का नया मीटर लगाने के लिए बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। इसके विपरीत मीटर लगवाने के लिए जो पिछली सरकारों के प्रयास थे वो हमने देखे हैं कि नॉन रेवेन्यू वाटर, नॉन मीटर्ड हाउसेज बहुत ज्यादा संख्या थी, अब वो तेजी से घट रही है। अपने कामकाज के 1 वर्ष के अंदर हमने द्वारका, बवना, ओखला में 3 प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि पहले बंद थे उनको चालू करते हुए पेयजल की उपलब्धता में 10% की वृद्धि की है। दिल्ली में अनियोजित विकास के कारण अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त सीवेज डिस्पोजल सिस्टम स्थापित नहीं किया जा सका। हमारा कमिटमेंट है कि डीजेवी समूची दिल्ली को सीवर प्रणाली प्रदान करने के लिए 2036 तक का इंतजार नहीं करेगी, जैसा कि सीवरेज मास्टर प्लान में टारगेट दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि ऐसा प्लान बनाना ताकि 8 से 10 साल के अंदर में हम दिल्ली की सारी कॉलोनीज में सीवर भी बिछा सकें। हाल ही में मुनक नहर को क्षतिग्रस्त किए जाने से दिल्ली को पहली बार जल संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने जिस तरह निरंतर राउंड द क्लॉक शिकायत निवारण, मैनेजमेंट, टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन और इंजीनियरिंग एक्सलेंस और मैनेजमेंट के जो उपाय तेजी से किए, उससे संकट के जो ग्रेविटी थी वो काफी कम हद तक रोक ली गई। मैं इस प्रयास के लिए इस सदन की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत सराहना करता हूं। परंतु दिल्ली सरकार को इस दौरान यह भी एहसास हुआ कि वर्तमान में हमारा जल का फ्यूचर, पानी का फ्यूचर पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम दिल्ली जल बोर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव योजना बना के लाएगा, तैयार करेगा और जो हमारे तालाब हैं, जोहर हैं, इनके जीर्णोद्धार की नीति अपना बनाएगा और ग्रीष्मकालीन कार्य योजना तैयार करके यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि दिल्ली को पीने के पानी का कमी का सामना न करना पड़े। मैं जलापूर्ति और सीवेज के लिए 1976 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कुल योजना व्यय का 9.6% है। अध्यक्ष महोदय, बिजली में हमारा लक्ष्य आम आदमी के लिए सस्ती और कंटिन्यूअस बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार ने दरें कम रखने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 2015-16 में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी और नियमित समीक्षा की बदौलत हम औसत लोड शेडिंग को 0.15% के स्तर पर बनाए रख सके, जो अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। हमने अपना वादा पूरा किया है और 400 यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं अर्थात कुल घरेलू उपभोक्ताओं के करीब 90% परिवारों के बिजली के बिल 50% कम आ रहे हैं। इस पहली बार इस नीति का विस्तार हमने एनडीएमसी इलाकों में भी किया है। मैं दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 1600 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अनाधिकृत कॉलोनियों में समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क और नालियां बनाने का काम डीएसआईडीसी को सौंप दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। अभी तक
जो विकास का काम होता था वो केवल 895 कॉलोनीज तक सीमित रहता था। बाकी जगह काम तो होता था लेकिन जुगाड़ से होता था। एमएलए की चल जाए, नागरिकों की चल जाए, जिसकी जैसे चल जाए, जो जिस पे मेहरबानी कर दे। ऑथराइज रूप से कोई भी किसी को कह सकता था नहीं जी ये तो जी लिस्ट में ही नहीं है जी। तो हमने बाकायदा डीएसआईडीसी को ऑर्डर करके कहा है कि दिल्ली की एक एक अनऑथराइज कॉलोनी में डेवलपमेंट का काम करना है और अगले वित्त वर्ष में दिल्ली की, और इसके लिए हमने टारगेट भी रखा है, अगले फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क और नालियों का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं बचेगी इसके बाद। और इसके लिए डीएसआईडीसी को 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है। यह भी पैसा अगर देखें, क्योंकि जगदीश मुखी जी बैठे हैं और बाकी सदस्यों को भी आइडिया है कि अनऑथराइज कॉलोनीज में डेवलपमेंट 300 करोड़ में नहीं होने वाला है डेवलपमेंट का काम। तो इसके लिए योजना यह बनाई गई है कि जितनी भी अधिक राशि चाहिएगी वो डीएसआईडीसी अपने फंड से कर लेगा या लोन ले लेगा, बाद में सरकार उसको पेमेंट करेगी। लेकिन डीएसआईडीसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनीज में रोड कंस्ट्रक्शन का काम और ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया जाए इस साल के अंत तक। ये एक, इसके अलावा जो एजेंसियों, अलग अलग एजेंसियों को जो काम दिए गए थे उनको पूरा वो एजेंसियां करेंगी। उसके लिए 190 करोड़ रुपए की अलग से राशि प्रस्तावित की जा रही है। ये उस 300 करोड़ में शामिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार, ये तो रहा डेवलपमेंट का काम, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करना, इरेगुलर कॉलोनीज को, वो भी एक बड़ा काम है। इसके लिए हमने नए नियम बना दिए हैं और दिल्ली सरकार ने इन नियमों का अनुमोदन करके भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अधिसूचित करे ताकि ऐसी सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा सके जिनमें 1 फरवरी 2015 को 50% से अधिक निर्माण कार्य किया जा चुका था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेता विपक्ष इसमें हमारी मदद करेंगे। डेवलपमेंट काम तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन जो यहां से नियम बना के भेजे गए हैं 1 फरवरी 2015 को, जहां 50% डेवलपमेंट था, 50% निर्माण कार्य था, वहां उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का जो प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से संपर्क में, उनसे वहां फैसला लेवाने में मैं सदन के माध्यम से नेता विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि उसमें भी वो मदद करें। अध्यक्ष महोदय, अनऑथराइज कॉलोनीज के साथ साथ झुग्गी बस्तियों का विकास भी सरकार के लिए जरूरी है, दिल्ली के लिए जरूरी है। दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए 3 लाख मकानों की जरूरत है। हमारी सरकार ने दिल्ली स्लम और झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति तैयार की है। इसके तहत झुग्गी के बदले वैकल्पिक आवास पाने की पात्रता की जो नई कट ऑफ है वो 4 जून, पहले 4 जून 2009 थी, उससे बदलकर 1 जनवरी 2015 किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली को स्लम मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने झुग्गी वासियों के स्थानीय पुनर्वास का कार्यक्रम, यानी अगर आम भाषा में कहें तो जहां झुग्गी वहां मकान, ये स्कीम शुरू की है। और इसके तहत पहले प्रायोगिक आधार पर, क्योंकि अभी तक दूसरे कोने पे जाके विकास मकान मिलता है, लोग नहीं जाते थे, तो हमने कहा जहां झुग्गी वहां मकान। पहले चरण में हमने प्रायोगिक आधार पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में 20 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के स्थानीय पुनर्वास की योजना बनाई है। इसके बाद हम इस मॉडल का अनुकरण दिल्ली के अन्य भागों में भी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए 2016-17 के बजट में ड्यूसिप के लिए सीड मनी के रूप में 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने के लिए नए शौचालय के निर्माण और मौजूदा परिसरों के जीर्णोद्धार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक 93 शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनमें 30 नए ब्लॉक हैं और 63 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको रिडेवलप किया गया है। इससे कुल शौचालय सीट्स की संख्या 4500 बढ़ गई है। हमारी सरकार ने 2016-17 में सभी झुग्गी बस्तियों में जन सुविधा परिसरों के रूप में स्वच्छ शौचालय प्रदान करने का निर्णय किया है और इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय प्रस्ताव करता हूं। मैं आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 2466 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कुल योजना व्यय का 12% है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शिक्षा के बारे में कहा, मैं थोड़ा सा बात कला संस्कृति के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह शिक्षा को भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए, प्रबंधित करना चाहिए। शिक्षा के लिए भी नियंत्रण नहीं, प्रबंधन चाहिए। वैसे ही कला संस्कृति के लिए भी नियंत्रण नहीं चाहिए, प्रबंधन चाहिए। और हमने इसीलिए कला संस्कृति को दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की ओर ध्यान दिया है, जो पहले सरकारों ने नहीं दिया।
आपको ध्यान होगा, अभी मैंने शिक्षा का बजट, शिक्षा के प्रस्तावों पे भी कहा था, 8 करोड़ की राशि कला बच्चों के अंदर, स्कूलों के 16 लाख बच्चों के अंदर में आर्ट्स, कल्चर, थिएटर, इन सबको प्रमोट करने के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि का अलग से उनको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन कला संस्कृति पे हमारा और विशेष ध्यान है। हमारी कोशिश यह है कि जो अभी तक के स्थापित बड़े बड़े सभागार हैं, वहां तो ऐतिहासिक अच्छे कार्यक्रम हो ही, बल्कि वहां से निकल के गली मोहल्ले के पार्कों में, मोहल्ले के छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स में, मोहल्ले के छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल्स में ये कार्यक्रम वहां हो और वहां कला संस्कृति पहुंचे, लोकलाइज सिस्टम हो वहां पे। देश के कोने कोने से लोग आके रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी कला संस्कृति का वहां विस्तार चाहते हैं। साहित्य कला परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ दर्जनों सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। दिल्ली अभिलेखागार ने एक और बड़ा काम कर रही है सरकार। दिल्ली अभिलेखागार ने जो हमारे अभिलेखीय रिकॉर्ड्स थे उनके डिजिटलाइजेशन और माइक्रो फिल्मिंग की दिशा में काम किया है और पुरातत्व विभाग ने दिल्ली में 18 स्मारकों को संरक्षित किया और अग्रणी सड़कों पर स्थित 143 स्मारकों के संरक्षण की योजना बनाई है। अगले साल साहित्य कला परिषद शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में प्रतिभा की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाएगी ताकि रंगमंच, संगीत, नाटक और कलाओं को स्कूली बच्चों में प्रोत्साहित किया जा सके। मैं कला, संस्कृति और भाषा के प्रोत्साहन के लिए 2016-17 में 54 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। मैं इसी तरह से दिल्ली, क्योंकि एक टूरिज्म सिटी भी बने, नॉलेज सिटी के साथ साथ हैपनिंग सिटी बने, हमने कहा हमने इवेंट्स आयोजित करने के लिए फैसिलिटी ऐसी कर दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर दिल्ली में कोई कल्चरल या इस तरह की म्यूजिकल इवेंट आयोजित करना चाहता है तो कहीं से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकता है, उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पर जो हमारा पर्यटन विभाग था, मेरी काफी उनसे व्यक्तिगत संवाद भी हुए हैं, कपिल भाई उस विभाग को देख रहे हैं, उनके माध्यम से भी हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की संस्कृति की व्यापक अनदेखी हुई है, ऐसा मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के जो उपाय थे उनका नितांत अभाव रहा है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग अपनी कह सकता हूं कि डीटीडीसी का जो इस्तेमाल हुआ केवल पुल बनाने में, शराब विक्रेता संगठन बनाने के रूप में ज्यादा हुआ, टूरिज्म को प्रमोशन में कम हुआ। क्योंकि आज डीटीडीसी शराब बेच रहा है, आज डीटीडीसी पुल बना रहा है, आज डीटीडीसी ये काम कर रहा है, टूरिज्म पे क्या कर रहा है? बहुत परंपरागत आयोजन वही। तो हमने इसको पूरे को सिस्टम को चेंज किया है और दिल्ली में आने वाले टूरिस्ट और दिल्ली में और अलग अलग काम से आने वाले लोग दिल्ली के टूरिज्म का, कल्चर का आनंद उठा सकें, इसके लिए बड़े योजनाएं बनाई हैं ताकि हम देश की राजधानी के रूप में प्राइड के साथ कह सकें कि लोग देश की राजधानी में आ रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो गुड़गांव में होते थे, फरीदाबाद में होते थे, नोएडा में होते थे, हमारी योजनाओं की वजह से और हमारी सहजता की वजह से आज वो कार्यक्रम दिल्ली में हुए हैं और कई कई वर्षों बाद हुए हैं या पहली बार हुए हैं। हमने छोटे छोटे थिएटर्स में कार्यक्रम किए, जैसा मैंने कहा, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां करप्शन की गुंजाइश थी उनको प्लग इन किया। सरकार ने दिल्ली में कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मैंने बताया। आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड ऑर्केस्ट्रा में ए आर रहमान, जुबिन मेहता के मेगा शो करवा रहे हैं। IGNC डिज्नी ब्यूटी और बीस्ट कॉलेशन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फेस्टिवल, पूर्वोत्तर उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। आने वाले वर्ष में सिंगल विंडो क्लियरेंस को जारी रखते हुए हम रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे ताकि और ये इंडस्ट्री फल फूल सके। धर्म, भाषा, क्षेत्र और व्यवसायों की विविधता के साथ दिल्ली भारत के बहुसांस्कृतिक और मिश्रित ताने बाने को प्रस्तुत करती है। हम दिल्ली फेस्टिवल नाम से एक विश्वस्तरीय उत्सव की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। यह ऐसा उत्सव होगा जो दिल्ली के लोगों की भावनाओं का सम्मान बढ़ाएगा और नागरिकों में गौरव जगाएगा। यह उत्सव हमारी शॉपिंग संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे संगीत, भाषा, रंगमंच और फिल्मों का एक मिला जुला उत्सव होगा, दिल्ली फेस्टिवल। हमारी सरकार ब्रांड दिल्ली नाम का एक अभियान शुरू कर रही है। हम वेबसाइट्स, एप्स, मैप्स, सोशल मीडिया और माइक्रो साइट्स के जरिए टूरिज्म स्पॉट्स के रूप में दिल्ली की ऑनलाइन मौजूदगी को दर्ज कराएंगे और 2016-17 में दिल्ली ब्रांड और दिल्ली फेस्टिवल के लिए मैं 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2016-17 में एक और प्रस्ताव
कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार तक एक स्काई वॉक वे बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि आप मेट्रो पे उतरिए और वहां से स्काई वॉक करते हुए कुतुब मीनार तक पहुंचिए। यह मेहरौली पुरातत्व परिसर के ऊपर से जाएगा। मैं 2016-17 में पर्यटन ढांचे के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और देश का सांस्कृतिक हृदय है। फिर भी गतिशील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो डायनेमिक नहीं है। जो लोग यहां आते हैं वो उनको एहसास हो कि वो देश की राजधानी में एंटर कर रहे हैं। इसके लिए जो डीटीडीसी है वो शहर की सीमाओं का जीर्णोद्धार करेगा और उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड परमिशंस थी वो मिल गई हैं और सड़क मार्ग से गाजीपुर, धौला कुआं जैसे जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उनका सौंदर्यीकरण करने की हम योजना बना रहे हैं इस साल। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने वक्तव्य का भाग ख प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के भाग क में मैंने सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और मैं एक बार फिर दृढ़ता के साथ कहता हूं कि यह सरकार दिल्ली के आम आदमी द्वारा और आम आदमी के लिए है। करों और शुल्कों के रूप में दिल्ली के लोगों से वसूल किया गया एक एक रुपया अत्यंत ध्यानपूर्वक और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक ये सरकार खर्च करती है। पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। यह धारणा सही नहीं है कि केवल बहुत रिच लोग टैक्स अदा करते हैं। अगर हम बहुत गहनता से देखें तो शहर में रहने वाला गरीब से गरीब आदमी, यहां तक कि एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब वो बाजार से माचिस खरीदने जाता है, नमक की थैली खरीदने जाता है, तो वो भी टैक्स दे के आता है। सरकार उसके भी टैक्स के लिए उतना ही सम्मान करती है जितना एक लाख या 1 करोड़ रुपए देने वाले टैक्स पेयर का करती है। वो भी सरकार के लिए एक टैक्स पेयर है। हमने जितने भी अभी टारगेट्स रखे सरकार के लिए, जितनी योजनाएं रखी, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, अतिरिक्त रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वहीं हम न्यायोचित, निष्पक्ष और स्थिर टैक्स स्ट्रक्चर के भी पक्षधर हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पारदर्शी, ईमानदार और प्रभावकारी शासन की बदौलत समग्र राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस उपलब्धि का श्रेय उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने, ईमानदारी से सरकार चलाने और उन स्तरों पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जाता है जहां नागरिकों का संपर्क सरकार के साथ होता था। वहां टेक्नोलॉजी अब संपर्क कर रही है और रिश्वत की गुंजाइश कम हो गई, दलालों की गुंजाइश कम हो गई। संवेदनशील पदों पर हमने ईमानदारी अधिकारियों की नियुक्ति की। कम लागत पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने और फिजूल खर्ची को रोकने की इसमें अहम भूमिका रही। यहाँ इस बात की भी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किस तरह से 350 करोड़ में बनने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर 250 करोड़ में, उससे कम में पूरे हो गए। 24 करोड़ में बनने वाला ITI कैसे 16 करोड़ में पूरा हो गया। वहां वो क्या इकोनॉमिक्स है, अब लोगों का पूरा ध्यान जा रहा है इस तरफ। लेकिन कर राजस्व, वैट सरकार की प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसकी जो कुल वसूली सरकार की है उसमें 65% उसका कंट्रीब्यूशन है। और हमारी अधिकतर डेवलपमेंट की जो गतिविधियां हैं मुख्य रूप से वैट से प्राप्त होती हैं। मेरा कराधान प्रस्ताव निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दिल्ली के व्यापार के डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर को, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर रखती है, उसको बना के रखना। हमारी टैक्स पॉलिसी का दूसरा सिद्धांत है वर्तमान व्यवस्था को सरल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हर तरफ से प्रोत्साहन देना। तीसरा सिद्धांत है अलग अलग आइटम्स के अलग अलग लिस्ट में जो मल्टीपल एंट्रीज से पैदा कंफ्यूजन है उससे रिश्वतखोरी भी बढ़ती है, बेईमानी भी बढ़ती है, व्यापारी भी चोरी करने का, गड़बड़ी करने का स्कोप मिलता है, सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी रिश्वत लेने का स्कोप मिलता है। तो इन आइटम्स की मल्टीपल एंट्रीज से इनको इजी करना। और हमारी चौथी कोशिश है टैक्स की दरें पड़ोसी राज्यों की दरों से या तो समान हो या कम हो। मिठाइयाँ, नमकीन, घड़ियाँ, रेडीमेड गारमेंट जैसी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे पड़ोसी राज्यों में कर की दर कम थी। इससे विषम स्थिति पैदा होती है। हमने वैट ढांचे में इस तरह के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसका अंतिम जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसका अंतिम सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने वॉलंटरी कंप्लायंस, एनफोर्समेंट नहीं, वॉलंटरी कंप्लायंस एंड पार्टिसिपेटरी कंप्लायंस को हम महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं इसमें। मैं अपने टैक्स रिफॉर्म्स को 2 हिस्सों में प्रस्तुत करूंगा। एक वैट में कमी, वैट के रेट्स में कहां कमी आ रही है लाने का प्रस्ताव है, और दूसरा
जो टैक्स का रैशनलाइजेशन है वो कहां कहां प्रस्तावित है। हमारी सरकार ऑटोमोबाइल्स के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। बैटरी से संचालित यातायात के साधनों जैसे ई रिक्शा, बैटरी प्रचालित वाहनों, हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स, अन्य ईंधन विकल्प के साथ बैटरी संचालित पर वैट की दर 12.5% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। मिठाइयों और नमकीन पर, बड़ी मिठाइयां खिलाते हैं सब, हर खुशी में मिठाई चाहिए, लड्डू चाहिए। मिठाइयों और नमकीनों पर वर्तमान में 12.5% की दर से कर लगाया जाता है, जबकि हरियाणा और यूपी में इन पे 5% की दर से कर लगता है। तो इसकी वजह से एक टैक्स आर्बिट्राज पैदा होता है। मैं मिठाइयों और नमकीनों पर वैट की दर घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखता हूं। वर्तमान में 5,000 रुपए मूल्य तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% और उससे ज्यादा पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगता है। मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। दिल्ली में मार्बल, जो वर्तमान में अनिर्दिष्ट वस्तु होने के नाते 12.5% कर लगता है, वो किसी लिस्टेड नहीं है। मार्बल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने लोगों को केवल दिल्ली के व्यापारियों से मार्बल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अभी सब बाहर से ले आते हैं और टैक्स बाहर चला जाता है, इसके लिए मार्बल पर कर में कमी लाने का अनुरोध किया था और मैं समझता हूं ये एक प्रैक्टिकल डिमांड है। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको मार्बल पर कर की दर 12.5% से घटा के 5% करना राजस्व के हित में भी होगा और मैं इसका प्रस्ताव रखता हूं। अब मैं आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय रैशनलाइजेशन, टैक्स रैशनलाइजेशन के प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली में घड़ियों पर अलग अलग दरों से कर लगता है। जो 5,000 रुपए मूल्य तक की घड़ियों पर 12.5%, 5,000 से ऊपर की घड़ियों पर 20% और पड़ोसी राज्यों में सारी तरह की घड़ियों पर 12.5% का है। उसकी नुकसान ये होता है अध्यक्ष महोदय कि जो बहुत महंगी महंगी ब्रांडेड घड़ियां हैं, उनका मुझे कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप व्यापारी के पास जाइए, वो आपको कहेगा हाँ जी घड़ी ले लो, अगर आपको 30-40 हजार रुपए सस्ती चाहिए तो कल ले जाना, पैसे दे जाओ। टैक्स दूसरे राज्य से कट के आ जाता है, बिल दूसरे राज्य से कट के आ जाता है। हमारे अधिकारियों ने कई बार रिपोर्ट किया इस चीज को। तो इसलिए इस आर्बिट्राज को भी खत्म करने के लिए मैं सभी प्रकार की घड़ियों पर 12.5% की एक समान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। टेक्सटाइल और फैब्रिक वर्तमान कर अनुसूचियों में अलग अलग एंट्रीज में कवर होते हैं, जिनमें से कुछ टैक्स फ्री में आते हैं, जबकि बाकी अधिकतर 5% की दरों में आते हैं। इसकी वजह से भी आर्बिट्राज पैदा है। मैं इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए खादी और हैंडलूम के वस्त्रों को छोड़कर सभी प्रकार के टेक्सटाइल और फैब्रिक पर 5% की समान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करता हूं। प्लास्टिक वेस्ट अभी तक टैक्स फ्री रहा है, जबकि कच्चे प्लास्टिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक पाउडर, प्लास्टिक की बड़ी खेप मास्टर बैचेस पर 5% का कर लगता है। प्लास्टिक वेस्ट को चूंकि रिसाइकिल करके प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं प्लास्टिक वेस्ट पर भी 5% की समान दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में इन्वर्टर्स और यूपीएस 12.5% की सामान्य नॉन लिस्टेड अनिर्दिष्ट दर से कर योग्य हैं, परंतु कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में यूपीएस यूनिट से एक डुप्लीकेट भी एंट्री है। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है और टैक्स चोरी भी होती है और व्यापारियों का शोषण भी होता है। मैं इस एंट्री को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में 500 रुपए से ऊपर के फुटवेयर पर 12.5% की दर से कर लगता है। मैं फुटवेयर पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी प्रकार के फुटवेयर पर 5% की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में स्कूली बच्चों के लिए एक और घोषणा हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। 300 रुपए तक के अधिकतम एमआरपी वाले स्कूल बैग पर 5% और 300 रुपए से जैसे ही उसका रेट बढ़ता है उस पर 12.5% का टैक्स लगता है। मैं स्कूल बैग पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए उनके मूल्यों पर विचार किए बिना सभी प्रकार के स्कूल बैग्स पर 5% की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। लौह और अलौह धातुओं की वर्तमान एंट्री के अंतर्गत एल्यूमिनियम
या मेटल शीट्स का उल्लेख नहीं है और कुछ वस्तुओं पर 12.5% की उच्चतर दर से कर लगाया जाता है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैं तत्संबंधी एंट्री को निम्नलिखित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। लौह और अलौह धातु और उनकी शीटें, परतें, निष्कर्षण सहित उनके मिश्रण, अलौह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता आदि शामिल हैं। ये मैं उसको लिस्टिंग करता हूं। अध्यक्ष जी, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर वर्तमान में 20% की दर से कर लगता है। इससे रिलेटेड जो एंट्री है वो इस तरह से है कि टोबैको एंड गुटखा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीडीज एंड टोबैको यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और बीडीज एंड हुक्का टोबैको। इसे और इसका दायरा और बढ़ाने के लिए मैं इसको संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें हम लिख रहे हैं अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन ऑल फॉर्म्स सच एज सिगरेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म एंड लेंथ, क्योंकि वो लेंथ के हिसाब से भी, च्यूइंग टोबैको, गुटखा, सिगार, हुक्का टोबैको, खैनी, जर्दा, सुरती, बीड़ी एटसेट्रा। तो इसमें इसका पूरा व्यापक जो उसका दायरा है वो बढ़ जाएगा। वैट की दरों से संबंधित सुधारों के अतिरिक्त सरकार ने, जैसा मैंने कहा कि जनता की भागीदारी को अधिक बल दिया है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे वैट विभाग ने शुरू की है, वैट विभाग के अधिकारियों ने। इसका नाम है बिल बनाओ इनाम पाओ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में कोई भी उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदते वक्त खुदरा बिल यानी इनवॉइस का स्नैपशॉट लेकर अपने मोबाइल ऐप के जरिए सरकार को, हमारे वैट विभाग को भेज सकता है। इस कार्यक्रम ने, इस योजना ने एक नई ऊर्जा लोगों में पैदा की है कि आप बिल बनवाइए और बिल के 5 गुना तक का, अधिकतम 50,000 रुपए तक का इनाम पाइए। कार्यक्रम की सफलता इस अंदाज से लगाई जा सकती है कि फरवरी 2016 के दौरान हमें 8,000 एंट्रीज मिली थी जनवरी के उपलक्ष्य में, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत के महीने में, फरवरी के लिए हमें 8,000 एंट्रीज मिली, जबकि जनवरी 2016 में 4,000 एंट्रीज प्राप्त हुई थी। लगातार ये पॉपुलर हो रही है और मैं स्वयं इसके कार्यक्रम में उपस्थित था। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, किसी महिला ने अपने बच्चे के लिए 200 रुपए की दवाई खरीदी, उसको अब 5 गुना राशि इनाम के रूप में मिल रही है। किसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीदी, उसको 50,000 रुपए की इनाम में राशि मिल रही है, जो महंगी ज्वेलरी। तो इस तरह से अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को इसका क्या फायदा है, या मैं कहूं कि जनता को ओवरऑल क्या फायदा है। हम सरकार में लॉटरी तो चला नहीं रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो व्यापारी जनता से सरकार के बिहाफ पे टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता है, वो टैक्स की चोरी ना कर पाए। कैसे कर रहा है? जनता से टैक्स ले रहा है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 100 रुपए का बर्गर खरीदा, रेस्टोरेंट में उसका बिल आता है 112 रुपए का। कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी, 120 रुपए की आई। अब वो 20 रुपए या 12 रुपए जनता से तो ले लिए, लेकिन शाम को टैक्स अपनी मशीन से एंट्री उड़ा दी और वो 100 रुपए का बर्गर एक्चुअली 112 में बेच के 12 रुपए भी अपने पास रख लिए। तो जनता से ओरिजिनल कंटेंट का पैसा भी ले लिया और 12 रुपए या 20 रुपए जो टैक्स के लिए थे वो भी ले लिया और अपने पास चोरी करके रख लिया, सरकार को नहीं दिया। ये तो जनता के साथ बहुत बड़ी चीटिंग है। इसका फायदा ये हो रहा है कि हमें जो बिल आ रहे हैं हमारे पास में, वो एक तरह से हमारी इंटेलिजेंस यूनिट का काम कर रहे हैं। एक एक आदमी जो बिल भेज रहा है इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा है, और वहां से मिली इंफॉर्मेशन के बेस पे पिछले महीने करीब करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा वसूला गया है, जो इंटेलिजेंस, और अभी तो कई सौ करोड़, कई करोड़ रुपए के टैक्स पे जांच चल रही है, बिलों पे जांच चल रही है। कई कंपनियां जो जिनके टैक्स नंबर खत्म हो चुके थे, फर्जी टिन नंबर थे, ऐसी कंपनियों को पकड़ने में हमें सहायता मिली है। तो ये एक अलग महत्वाकांक्षी योजना है टैक्स विभाग की। हमारे सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत बाजार और व्यापार संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से ऊपर राजस्व में योगदान करते हैं। ऐसे संगठन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक और ऊपर अर्जित राजस्व का 10% प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व में सर्वाधिक योगदान करने वाले 10 शीर्ष बाजार संगठनों को भी प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए का मार्केट एसोसिएशन को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि का इस्तेमाल बाजार के समग्र सुधार और जन सुविधाओं के रखरखाव, सौंदर्यीकरण, मरम्मत आदि कार्यों पर किया जाएगा।